बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नेटफ्लिक्स की पाक भारत मैचेस पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। हाँ, और वो अभी ट्रेलर उसका आ चुका है। ट्रेलर बिल्कुल देखा है और वो बड़ा ही धांसू किस्म का ट्रेलर है। 7 फरवरी को बाकायदा ये लॉन्च होने जा रही है। लेकिन नेटफ्लिक्स इंडिया ने जो अपनी नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज है द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया बा मुकाबला पाकिस्तान, जो कि हमेशा से ही तवज्जो का मरकज रहा है। कोई भी मुकाबला हो उसकी जगह अपनी जगह होती है, लेकिन जब बात होती है पाक भारत टाकरे की, बिल्कुल, तो वो तमाम तवज्जो जो है वो अपने तरफ खींच लेता है। तो इसमें आपको बताएं जी, साबिक भारतीय क्रिकेटर भी इसमें मौजूद है। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर भी इसमें मौजूद है और वो गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि शायकीन क्रिकेट की इस बड़ी जंग के गवाह बनने के लिए वो भी तैयार है। इसके अलावा जी सारब गंगोली हैं, सुनील गवास्कर हैं, इंजमाम उल हक हैं, शेखर धवन हैं और इन जैसे बहुत ही मारूफ क्रिकेटर्स भी तारीखी मुसाबकत की जज्बाती पहलुओं पर रोशनी डालते हुए नजर आएंगे। सारे मंझे हुए जो प्लेयर्स हैं, उनके जो यादें हैं, जो उनकी झलकियां हैं, जो उनके तजुर्बात हैं और जो एक्साइटमेंट होती थी, जो दिलों की धड़कनें तेज होती थी। और आपस में तो ये बहुत अच्छे दोस्त भी हैं ना, क्योंकि मैदान में तो एक जंग की सी सूरत हाल होती है। शायकीन भी बहुत जज्बाती होते हैं। कोई हार जाए तो मुखालिफिन उसके ऊपर धावा भी बोल देते हैं। और वैसे ड्रेसिंग रूम की बात की जाए या मैच के बगैर, तो ये इसी तरह से घुलते मिलते हैं जिस तरह से हम आपस में। तो ट्रेलर भी 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जब कोई बॉलर बॉल कराता है, यानी कि शोएब अख्तर, तो फिर वो दोस्ती या फ्रेंडशिप तो ना हुई। शोएब अख्तर का आपने सुना कि शोएब अख्तर क्या कह रहे थे? वो कहते हैं कि जान जाओगे हुआ यार। हाँ। और जो पहली जब डेब्यू था शोएब अख्तर का, तो उनको नहीं पता था कि कितना बड़ा क्रिकेटर है उनके सामने। यानी कि बात हो रही थी उनके जो बेस्ट बल्लेबाज हैं तेंदुलकर की। और जब पहली बॉल पे वो आउट हुए तो उनका जो मैदान था, स्टेडियम था, वो सुन हो चुका था कि हमारे भगवान को आपने आउट कर दिया है। तो अब क्या होने वाला है? तो जनाब अब भी एक बड़ा मैच होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। तो अब क्या होने जा रहा है ये भी देखेंगे। टाइमिंग बहुत अच्छी है इस मौके पे, इसका बहुत अच्छी टाइमिंग है इस ट्रेलर के आने की और फिर इस नेटफ्लिक्स सीरीज के आने की। हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी टॉप 5 स्टोरी ये होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सिर्फ 19 दिन बाकी है। मेला सजने को तैयार है और स्टेडियम्स हमारे किस हद तक तैयार कर लिए गए हैं, इसके ऊपर भी होगी भरपूर बात। और फिर बात करेंगे फ़लस्तीन की, जहां पे अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसराइल की ऑपरेशन बंद करने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दी गई है। एक और जिसको कहते हैं गासिबाना हमला है फ़लस्तीनियों के ऊपर। इसराइल की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने भी हिमायत कर दी है इस अमल की, जो कि क्रिमिनल एक्ट इसको कहा जाएगा। और वो मुतासरीन जो कि पहले इमदाद के मुंतज़िर हैं, अब उन तक इमदाद भी पहुंचाना मुहाल हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे इमिग्रेशन फ्रॉड की, ख़ुद को कैसे महफूज रखा जाए। और एक बड़ी डेवलपमेंट भी है। आपको पता है कि FIA के जो हेड हैं उन्हें तब्दील कर दिया गया है। उन्हें SDO के ओहदे पर तैनात करते हुए अब नए FIA के हेड की तैनाती होगी, ताकि ये जो सिलसिला है मुसलसल इसको कम से कम रोका जा सके। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आपका बच्चा मल्टीटास्किंग नहीं है और ना ही वो टिक कर बैठ कर काम कर सकता है, तो वो ADHD बीमारी का शिकार है। तो ये बीमारी क्या है, हम अपने माहिरीन से इसके हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। और फिर बात करेंगे लाहौर की डॉक्टर हिफ्सा खान की, जिन्होंने मिसाल कायम की है। उधार लेकर कैंप बनाया और वक्त के साथ कंटेनर स्कूल बनाया। सैकड़ों खाना बदोश बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है। यानी कि मसला सिर्फ सहूलियात की फराहमी का नहीं होता, विल होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए और सच्ची लगन अगर हो तो फिर कंटेनर को भी स्कूल में बदला जा सकता है और बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जा सकता है। और हमने देखा है कि टाटों के ऊपर बैठ के, चटाइयों के ऊपर बैठ के, खुले आसमान तले भी जो तालीम देने का अमल है, या वो बच्चे जिनमें वो लगन होती है, वो तालीम हासिल करते हैं। आसाइशें हों, सहूलियात हों, जो कि हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, वो तो अपनी जगह, लेकिन ये अमल रुकना नहीं चाहिए। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि शायकीन को पुरजोश देकर PCB का ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त में 10% इजाफा सामने आ रहा है। क्योंकि हम देख रहे थे कि कल सिस्टम ही बैठ गया। जब ऑनलाइन टिकटें खरीदी जाने लगी तो शायकीन क्रिकेट की तादाद इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा एकदम से उमड़ आई, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। सिस्टम जो वो बैठ गए थे। बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और दिन गुजर रहे हैं,
एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, लोग मुंतज़िर हैं। वो पॉलिसी तो वही है कि पहले आइए पहले पाइए। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां भी जारी हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम के दाखिली रास्ते पर देवहैकल मुजस्मा नस्ब किया गया है। 27 से 28 फुट बुलंद है ये मुजस्मा। 18 दिन में मुकम्मल किया गया और मुजस्मे को कॉर्नर मैन का नाम दिया गया है। मुजस्मे में खिलाड़ी को दौड़ते हुए अंदाज में दिखाया गया है। ये वो मुजस्मा है। बिल्कुल जी। और आपको बताएं कि ये लोहे से तैयार करदा मुजस्मा है जिसका वजन जो है वो 2 टन बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल होने पर इसके इफ्तिताह की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा स्टेडियम के इफ्तिताह की दावत उनको दी गई है। वो स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। हम इस हवाले से जानेंगे भी। अशरफ चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम से, तो उन्हीं से जान लेते हैं। अशरफ चौधरी, आप बताएं कहाँ तक तैयारियां पहुँच चुकी हैं और क्या डेडलाइन दी गई है, कब इफ्तिताह किया जाएगा इसका? और ये भी बताएगा कि आईसीसी का जो वफ्द आया था, क्या वो मुतमईन है इन तैयारियों से? जुनेद, इशाल, आज जो बड़ी खुशखबरी यही है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो डेडलाइन दी गई थी 30 जनवरी उस तक मुकम्मल करने की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जो रेनोवेशन का काम है वो मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया है। और अगर आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कि भारतीय मीडिया, जब सोशल मीडिया पर भारत में जो वावेला किया जा रहा था पाकिस्तान के वेन्यूज़ के हवाले से कि ये नामुकम्मल वेन्यूज़ हैं, तो ये उनके मुंह पर तमाचा भी हो सकता है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें, दूर तक तमाम चेयर्स भी मुकम्मल हो गई हैं और इसके साथ साथ एलईडी स्क्रीन जो आप देखते हैं जदीद डिजिटल स्क्रीन है और वो भी मुकम्मल है। इस वक्त तो उसको रोशन भी कर दिया गया हुआ है और इसके साथ साथ जो पोल्स हैं वो उसमें भी जदीद एलईडी लाइट्स लगाई गई है और रात के औकात में यहाँ पर जब मैचेस होंगे तो ये लाइट्स रोशन होंगी, तो इसका भी एक ख़ास ही मंजर यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि ये जदीद लाइट्स लगाई गई हैं और इसके साथ साथ इन लाइट्स में लेज़र लाइट्स भी शामिल हैं। जब कभी कोई चौका छक्का होगा तो ये जो लाइट्स हैं ये अपने रंग बदलेगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा जब ये लाइट्स रंग बदलेगी कि अब चौका हुआ या छक्का हुआ। तो जब ये लाइट, मैं वैसे आप लोगों को बता दूं, रेड होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो खिलाड़ी आउट हो गया और पवेलियन वापस जा रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे मनाजर आपको अब देखने को मिलेंगे क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम मुकम्मल हो गया। पीसीबी ने, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि ऐलान तो कर दिया है कि ये काम मुकम्मल है। तमाम इंक्लोजर, अगर मेरा कैमरामैन आपको राजा इंक्लोजर और दूसरे इंक्लोजर में भी दिखाए तो वहाँ पर भी ना सिर्फ इन इंक्लोजर्स के नाम अवेदा कर दिए गए हैं बल्कि इसके साथ साथ सीटें लगाकर अब वहाँ पर सफाई सुथराई का काम किया जा रहा है कि कहीं डस्ट है तो उसको साफ़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ मेन बिल्डिंग अगर दिखा दी जाए तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेन बिल्डिंग में 2 नए इंक्लोजर बनाए गए हैं जिसमें ज़हीर अब्बास जो पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान रहे हैं, एशियन डॉन ब्रेडमैन के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। एक इंक्लोजर का नाम उनके नाम से मंसूब किया गया है, दूसरा माजिद खान पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान रहे हैं उनके नाम से मंसूब किए गए। ये 2 इंक्लोजर मेन बिल्डिंग के सामने बनाए गए। मेन बिल्डिंग की अगर बात करूं तो आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है इस वक्त जो ड्रेसिंग रूम्स हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, वो तमाम के तमाम मुकम्मल हो चुके हैं। उनके आगे आप देख सकते हैं वाइट कलर की वीआईपी चेयर्स भी इस वक्त इंस्टॉल कर दी गई हैं और फिनिशिंग टच तो दिया जा रहा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अगर बाहर की बात करूं तो वहां पर भी पीएचए के हुकाम जो हैं वो घास और पौधे लगाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में यहाँ पर वापस आ रही है तो ख़ास तौर पर बात करूँगा कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय में जो सवालात उठते थे, भारतीय जो सोशल मीडिया पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाता था, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं काजी जवाद, उनसे जब मैंने पूछा कि भारत को क्या जो सोशल मीडिया वहाँ पर तनकीद कर रहा है तो उसको हम किस तरह उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा उनके लिए एक ही जवाब है कि 8 तारीख को कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सैफ अफ्रीकी का पहला मैच है वो उनके मुंह पर तमाचा होगा। तो जैसे
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के लिए अब ठीक कह रहे हैं चौधरी अशरफ, और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया भी यही प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि उनके पेट में दर्द इस बात का है कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और ये जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है, तो तैयारियां तो हो चुकी हैं। वो कह रहे हैं कि किसी तरह से रंग में भंग डाली जाए, रंग में भंग डाली जाए, और ये करारा जवाब है पाकिस्तान की तरफ से कि क्योंकि अब ये बिल्कुल स्टेडियम मुकम्मल और अपने साथियों को ये मशवरा दे रहे हैं कि जो मैच देखने जाना चाहता है वो अपनी इंश्योरेंस करा ले। जनाब, यहाँ पे आपके वजीर खारजा भी आ चुके हैं और उन्होंने इसकी तारीफ की थी कि बड़े अच्छे इंतजाम हैं, तो आप परेशान ना हो, अगर आप आएंगे तो हम आपको वेलकम कहेंगे, लेकिन आपकी जो कोशिश है ना आपकी इंश्योरेंस को खराब करने ऊपर ले लेंगे, आप परेशान ना हो, आप जरूर उसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। लेकिन बहरहाल वजीर आजम ने इफ्तिताह करना है और तमाम काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। सैफ अली की जो सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ वो भी 8 फरवरी को यहीं पर होनी है, तो आप तसल्ली रखिए, काम मुकम्मल है, हमारा काम मुकम्मल है, हमारे स्टेडियम बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम जो रावलपिंडी स्टेडियम है वहाँ का रुख करते हैं। रावलपिंडी वहाँ पे अपग्रेडेशन, बिल्कुल मीडिया बॉक्सेस, वहाँ की अपग्रेडेशन हो चुकी है। पिंडी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंक्लोजर्स में नई कुर्सियों की तनसीब भी चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी और 3 अहम मैचेस हैं जो कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल हैं और सिक्योरिटी भी वहाँ पे फुल प्रूफ इसके बिल्कुल जी, सख्त तरीन इंतजाम कर लिए गए हैं। तो किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, आप बताइए, रावलपिंडी स्टेडियम की सूरत हाल से हमें आगाह कीजिए, और जो नाकदीन हैं जो इस वक्त भारत प्रोपोगेंडे कर रहा है उनको बताइए कि क्या कहाँ तक पहुंची हैं रावलपिंडी स्टेडियम की तैयारियां। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सिर्फ चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। इस वक्त हम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं और जहां पर तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में चल रही हैं। इस वक्त क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कितनी बाकी रहती हैं, यही आज आपको दिखाने लगे हैं। पीछे मेरे आप देख सकते हैं चेयरमैन वीआईपी बॉक्स हैं, जो कि यहाँ पर जो है उसका काम जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। 8 तकरीबन जहाँ पर इंक्लोजर्स हैं पिंडी स्टेडियम के अंदर, जिसमें से सिर्फ पहले 2 स्टेडियम्स के अंदर 2 इंक्लोजर्स के अंदर जो है चेयर्स लगी हुई थी, लेकिन अब जो है तमाम इंक्लोजर्स के अंदर जो कुर्सियां हैं वो लगा ली गई हैं। और जो चेयरमैन वीआईपी बॉक्स हैं वहाँ पर भी जो बॉक्स और इंक्लोजर्स हैं उनका काम मुकम्मल कर लिया गया है, और साथ साथ जो थोड़ा बहुत काम बाकी रहता है चेयरमैन बॉक्स के अंदर कुर्सियां लगाने का, वो जो है वो रह गया है, उसको भी चंद रोज़ के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। बाकी इंक्लोजर्स के अंदर कितना काम हो चुका है और कितना रह चुका हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं जिस इंक्लोजर में खड़ी हूँ ये शुएब अख्तर इंक्लोजर कहलाया जाता है, और जहाँ पर इस वक्त आप देख रहे होंगे कि फाइनल जो टचअप है वो चल रहा है, जहाँ पर कुर्सियाँ जो है वो लगाई जा रही हैं और उनको रंग भी किया जा रहा है, क्योंकि ये कुछ कुर्सियाँ जो हैं वो लाहौर जो स्टेडियम से उतारी गई थी वो जहाँ पर लाई गई हैं, उनको दोबारा से कलर करके जहाँ पर लगाया जा रहा है। कुछ नई कुर्सियाँ भी इंस्टॉल की गई, क्योंकि जहाँ पर तकरीबन 8 इंक्लोजर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 2 इंक्लोजर्स के अंदर कुर्सियाँ लगी हुई थी। बाकी इंक्लोजर्स के अंदर जो है जब भी कोई मैचेस होते थे तो जहाँ पर कुर्सियाँ लाई जाती थी, लेकिन अब जो ये कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं ये फिक्स हो जाएंगी। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर मेरे बैक साइड पे अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त जहाँ पर मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ जहाँ पर काम चल रहा है, और इसी तरह से बाकी जहाँ पर जितने इंक्लोजर्स हैं वहाँ पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। तो आइए बाकी जो इंक्लोजर्स हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जी, ये है सुहेल तनवीर इंक्लोजर, और जहाँ पर कुर्सियाँ लग चुकी हैं, जहाँ पर जो काम है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है, और इन कुर्सियों को जो है पाकिस्तान के झंडे का सफ़ेद और जो सब्ज़ रंग है वो दिया गया है, और जहाँ पर जो ज़्यादातर इंक्लोजर्स हैं उनमें काम मुकम्मल हो गया है, क्योंकि आखिरी मराहिल में काम चल रहा है। सिर्फ 1-2 इंक्लोजर्स रहते हैं जिसमें काम मुकम्मल होना रहता है। बाकी क्या काम चल रहा है वो भी आए आपको दिखाते हैं। जी, ये वो स्टेडियम है जिसको अपग्रेड किया गया है, और जहाँ पर अगर मेरे पीछे आप देख सकते हो, मेरे कैमरामैन दिखाएं तो वीआईपी बॉक्स बनाए गए हैं। ये पहले सिर्फ एक पवेलियन था, लेकिन अब जहाँ पर क्योंकि इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़ाई गई है, तो जो मीडिया बॉक्सेस है, मीडिया बॉक्सेस के राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों जानिब जो है वीआईपी बॉक्सेस बनाए गए हैं, और जहाँ पर भी जो काम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कुर्सियाँ भी जो है वो नस्ब हो चुकी हुई हैं। मजीद बाकी किन किन इंक्लोजर्स में काम रहता है। बहुत शुक्रिया, किरण खान हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी कि किस हद तक काम मुकम्मल हो चुका है, और जो बाकी रहता काम है वो भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारे पास एक अहम खबर से पहले आपको लिए चलते हैं कराची, जहां पे नेशनल स्टेडियम कराची से सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन, कराची में काम कहां तक पहुंचा है, यहाँ भी डेडलाइन क्या थी और कब तक काम मुकम्मल होने जा रहा है?
हाँ जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में हैं और इसी सिलसिले में जो तमीराती काम है नेशनल स्टेडियम कराची में वो भी अब आखिरी मराहिल में पहुंच गया है। चंद रोज़ में ये काम भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसी सिलसिले में मैं नेशनल स्टेडियम कराची में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो है वो तमीराती काम जो है वो तो जारी है और इसी सिलसिले में ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो जो बड़ी स्क्रीन जो है वो लगाई जाएगी और फैंस के लिए। और दूसरा जो है यहाँ पर जो फैंस हैं उसको जो पहले जो शायकीन क्रिकेट यहाँ पर देखने के लिए आते थे उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तो अब जो फैंस हैं वो चेंज कर दिए हैं, जाली वाले को हटा दिया है और ये लगा दिया, जिससे अब जो है वो शायकीन क्रिकेट अपने खिलाड़ियों को जो है वो बहुत करीब से देख सकते हैं। तो इसी तरह जो है वो यहाँ पर कैपेसिटी जो है वो शायकीन क्रिकेट की नेशनल स्टेडियम में वो 30,000 से ज़ायद है। और इसी तरह जो स्क्रीन्स हैं वो इस वक्त जो 2 नई स्क्रीन्स जो हैं वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं नेशनल स्टेडियम कराची में। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची स्टेडियम में भी ऑलमोस्ट काम मुकम्मल है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि फ़लस्तीनी हूँ और उस पर फ़ख्र करती हूँ। शुमाली गज़ा से ये नन्ही बच्ची की नज़म वायरल हुई है। गज़ा में जंग बंदी के दौरान ये बच्ची ने जो आगाज़ जंग बंदी का हुआ उसके बाद फ़लस्तीनी शुमाली गज़ा में वापस जाने लगे हैं फ़लस्तीनी, और फिर वहाँ पर ये बच्ची की जो नज़म है ये बहुत वायरल हो रही है। हम वो भी आपको भी सुनवाते हैं कि बच्ची किस तरह से वो नज़म गा रही है। एक जो आज़ादी का पैगाम वहाँ पर दिया जा रहा था, जो जंग बंदी का एक पैगाम दिया जा रहा था, और जो बच्चे भी पुरज़्म हैं, बच्चे सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी पुरज़्म हैं, उनका हौसला बुलंद है। इस जारहियत की वजह से शुमाली गज़ा में अपने घरों से बेदखल किए गए ये तमाम वो लोग हैं, ये वो गाजी हैं जो कि इस जंग से वापस लौटे हैं। क्या कहना था इस बच्ची का वो भी सुनिए। नाज़रीन, ये वो जज्बा है, इनसे जंग लड़ी जा रही थी सेहूनी फोर्सेस की तरफ से, और अपनी बर्बरियत से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी ताकत से वो इस जज्बे को कैसे शिकस्त दे सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसी मामले पर नाज़रीन एक बड़ी पेशरफ्ती हुई है। UNRWA जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एक NGO है, उसे काम से रोक लिया गया है। 2 दिन का यानी कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि जी अपने आप ऑपरेशंस को यहाँ पे बंद कर दें। एक और हमला है फ़लस्तीनियों के ऊपर ये सेहूनी फोर्सेस का, और पाकिस्तान की जानिब से इसकी मजम्मत की जा रही है। और इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी थी UNRWA, जिसको हुक्म दिया है रुक जाने का, और इसराइली मंदूब ने यह कहा है कि जो UNRWA इसराइल में 48 घंटों के अंदर अंदर अपना काम रोक दे। ये वो इदारा था या वो कंपनी थी जो कि वहाँ पर मवासलाती ताउन हो गया या फिर वहाँ पर इमदाद हो गई, हर तरह की वो पहुँचाई जा रही थी। और जहाँ पर जंग बंदी की बात हो रही थी, वहीं पर एक बार फिर से इसराइल ने अपना असर रसूख दिखाना। मंसूर जाफिर साहब से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इसी मामले पर बात करने के लिए, मशरक़ वस्ता उमूर के माहिर हैं। आपको वेलकम कहेंगे मंसूर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। हमने एक बच्ची की नज़म भी सुनाई है, तो ये बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, उनके जज्बे को तो शिकस्त नहीं दी जा सकती। एक और शब खून मारने की कोशिश की गई है, बहरहाल UNRWA को बैन किया गया है। वजूहात क्या आपके ख्याल में, और क्या इन हथकंडों से वो तसल्लुत अपना काम कर पाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया जी। यकीनन आपने ये जो नन्ही बच्ची की नज़म सुनाई है, ये सिर्फ़ उस बच्ची की आवाज़ नहीं है, गज़ा के हर फ़र्द का, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, ख़ातून है, मर्द है, ये उनके दिल की आवाज़ है। माज़ी में भी इसी नौइयत के नग़मे जो हैं, वो उनके जज़्बों को गरमाते रहे हैं कि जिसमें उनकी एक मशहूर जो गुलकारा है मिस्र की फ़ेरोज़, वो जब गाती हैं कि अल-आन लैसा गदन, यानी आज ही हम जाएँगे, कल नहीं आज ही जाएँगे। तो उन्होंने अमलन उसपे साबित कर दिया कि जैसे ही सीज़ फायर हुआ तो जौक दर जौक जो है वो जुनूब से शुमाल की तरफ जो है वो हिजरत कर गए और वहाँ पे अपने घरों को लौट गए। जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी पर पाबंदी का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ ये इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के जो हकूक़, जो बेसिकली एक गासिब क़ुव्वत के तौर पे उन्हें कानूनी तौर पे फ़राहम करने का पाबंद है इसराइल, उनके लिए एक मिनिमम जो जिसे कहना चाहिए जीने का मयार है, उनको खुराक, उनको रिहाइश, ये फ़राहम करना एक काबिज़ क़ुव्वत की भी ताकत है। इंटरनेशनल लॉ के तहत, जिनीवा कन्वेंशन के तहत इसराइल इस बात का पाबंद है कि वो अपने ज़ेरे कब्ज़ा जो भी लोग हैं, उनको इस नौइयत की सहूलियत फ़राहम करे। तो इसराइल ने फिर वो ये सहूलियत इमदाद तो क्या रोक दिया फ़राहम जाना, क्योंकि कवानीन के मुताबिक तो इसराइल को खुद फराहम करनी चाहिए। फिर जिनेवा अक़वाम मुत्तहिदा के तहत अगर एक कंपनी काम कर रही है, उसको भी रोक दिया जाना कि वो भी वहाँ पर इमदाद फराहम ना करे, ये तो मतलब इसराइल की जानिब से खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। जो बनाए गए अभी मुआहिदा, अभी तैयारी शुरू हो रही है जंग बंदी की, आप नहीं समझते कि ये खिलाफ वर्जी है उसकी? इसमें कोई शक नहीं कि खुद वहाँ पे जिस तंजीम के साथ हमास और दीगर मज़ाहमी तंजीमों के साथ जो उन्होंने माहिदा किया है,
ये उसमें तय करदा शराइत की सरी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि हमास ने खदशा जाहिर किया है कि इस नौइयत के इकदामात के ज़रिए जो कैदियों की वापसी का मरहला है वो खटाई में पड़ सकता है। तो और इसके साथ-साथ जिस तरीके से इस एजेंसी पर पाबंदी लगाई गई, ये एजेंसी सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका की इमदाद से या ये दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो इसमें डोनेशन देते हैं, वो इसमें करते हैं, और ये बुनियादी तौर पे शाम के अंदर, मशरक़ बैतुल मक़दस के अंदर, उर्दन के अंदर जहाँ-जहाँ फ़लस्तीनी महाजरीन कैंप है, वहाँ पे ये स्कूल रन करती है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा जिसे सोशल वेलफेयर नेटवर्क रन करती है, जहाँ पे इन महाजरीन को जो है वो इमदाद फराहम की जाती है। और इस वक़्त तो माज़ी में भी मंसूर जाफ़र इसराइल साहब, को इससे जब मसला क्या है इजराइल को, क्योंकि अब तो जंग बंदी होने जा रही है जिसका पहला फेज था, तो मसला क्या है, क्या मौक़िफ़ अपनाया इसके ऊपर इजराइल ने कि क्यों इस इमदादी कंपनी को बंद किया जा रहा है? जी, आपको याद होगा कि जब 2023 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से एक हमला किया गया इसराइल पर, तो इसराइल ने उस वक़्त इल्ज़ाम लगाया था कि इस एजेंसी के कुछ लोग, यकीनन इसमें फ़लस्तीनी ही काम करते हैं, मकामी लोग हैं, जी हाँ। जिसमें बैनुल-अक़वामी डोनर्स भी मौजूद हैं। तो उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसके कुछ 12 के करीब अरकान जो हैं, वो उस हमले में शरीक थे, और उन्होंने एक फैसिलिटेटर का रोल अदा किया, सहूलतकार का रोल अदा किया गया। उस वक़्त भी एजेंसी ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कराई, और उस इंक्वायरी में इसराइल के ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुए, झूठे साबित हुए, और उसके बाद इसराइल को अपने मुँह की खाना पड़ी। अब बुनियादी तौर पे जिस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इक़्तिदार सँभाला है, उन्होंने आते ही जिस तरीके से पुरानी इंतज़ामिया के कुछ फ़ैसलों पर खुदकश हमले किए हैं, जिसमें वो डब्ल्यूएचओ से निकल गए हैं, जिसमें वो पेरिस जो क्लाइमेट का माहिदा है उससे निकल गए हैं। इसी अच्छा। तरीके से ओनरवा की इमदाद बंद करने के हवाले से भी उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। अच्छा, ये और अब इस शब खून लिहाज तो मारा से जा रहा है मुख्तलिफ बहाने बनाकर, तो ये काम कौन करेगा? पहले उनके ऊपर बम्बार्डमेंट की गई, नस्ल कुशी की गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया, और अब उन्हें इमदाद पहुंचाने वाली एजेंसी को भी बैन कर दिया गया। तो फिर कौन उन्हें बहाली में मदद करेगा? उन तक इमदाद कौन पहुंचाएगा? अद्वियात कौन पहुंचाएगा? रिहेबिलिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम अब फिर कौन करेगा? जी, मैं समझता हूँ जी कि इस वक़्त जो हमसाया मुल्क ख़ास तौर पे उर्दन और मिस्र, उसकी ज़िम्मेदारियाँ दो चंद हो गई हैं, क्योंकि इस वक़्त भी जो ये इमदाद फ़लस्तीन के अंदर आ रही है, गज़ा के अंदर आ रही है, वो फ़लस्तीन की रेड क्रिसेंट, मिस्र की रेड क्रिसेंट, मिस्र की जो फ़लस्तीनी हिलाल अहमर है, मिस्र की और फ़लस्तीन की हिलाल अहमर, और इसी तरीके से जो जॉर्डन की हाशमिट रिपब्लिक, उनकी एक जो एनजीओ है, वहाँ से पाकिस्तान से अल-खिदमत और दीगर जो मुख्तलिफ एनजीओज़ की तरफ से इमदाद जाती है, वो उन्हीं के ज़रिए कोऑर्डिनेट होकर रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए वहाँ पहुँचाई जाती है। लेकिन सही। ये इतना अपहिल टास्क है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 1-2 एजेंसियाँ नहीं कर सकती, जब तक कि आलमी इदारा यूनाइटेड नेशन जैसा जो है वो इसमें अपना मैंडेट या अपना किरदार अदा ना करे। तो मैं दुरुस्त। समझता हूँ कि इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, माज़ी में उन्होंने जिस अंदाज़ से अक़वाम मुत्तहिदा पर खुद शब-खुन मारा और उनके सेक्रेटरी जनरल को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर तेल अवीव आने की इजाज़त नहीं दी। तो मैं समझता हूँ ये इस वक़्त इसराइल जो है अपने इन इक़दामात के ज़रिए अपनी जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी है उस आलमी इदारे के अंदर वो खो चुका है। तो अब मंसूर आलमी जाफ़र साहब, इदारे का ये अब फर्ज़ फिर जो पहला फेज था वो ही मुकम्मल नहीं हो पाया, फिर आप क्या समझे कि जंग बंदी जो है वो यहीं पर रुक जाएगी, कोई दूसरा तीसरा फेज तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, अगर पहले से ही खिलाफ वर्जियां करनी शुरू कर दी हैं इसराइल ने, और इसके ऊपर अगर मौक़िफ़ भी कोई नहीं दे पा रहा है इसराइल, तो फिर मुत्तहिदा का तो कम से कम मौक़िफ़ आना चाहिए इस पे। तो इसके ऊपर फिर क्या हो सकता है? जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने यकीनन तमाम मुल्कों को और ख़ास तौर पे जो डोनर ममालिक हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है। माज़ी में जब ये इसराइल की तरफ से इल्ज़ाम लगा था तो बहुत सारे यूरोपीय ममालिक ने भी अपनी फंडिंग जो है वो इस इदारे के लिए बंद कर दी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट आने के बाद उन्होंने ये फंडिंग बहाल कर दी थी। मैं समझता हूँ कि अब अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ास तौर पे जो अरब ग्रुप है, उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस वक़्त इसराइल की जो मेंबरशिप के ख़ात्मे के हवाले से एक करारदाद पेश करे, एक मूवमेंट चलाए कि इसराइल इस आलमी इदारे का मैंडेट मानने को भी तैयार नहीं है, और अमेरिका यकीनन उसको वहाँ पे भी लेकिन बेल आउट अमेरिका करने के का लिए ये हर वक़्त मुनाफिकाना जो मौजूद है। रवैया है मंसूर साहब, कि एक तरफ ऑनरशिप लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, हमने सीज़ फायर करा दिया, आने से पहले ही फिर उनरवा को बैन किया जाता है, उनकी इमदाद को बंद किया जाता है और उसकी तौसीक की जाती है। ये इस रवैये को क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं जी, ये जो कह मुकरनिया है ख़ास तौर पे ट्रंप इंतज़ामिया की, ये कोई पहली नहीं है। माज़ी में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो एक बार कहते हैं और उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक़्त जो उनके प्लान हैं ख़ास तौर पे गज़ा के हवाले से जो उन्होंने आते ही आश्कार किए हैं, जिसमें उन्होंने
एक लिहाज से हुक्म दिया है, अमरीकी हुक्म सादर फरमाया है, फरमान दिया है कि फ़लस्तीनियों को जो तो तबाह हाल गज़ा में रह रहे हैं, उन्हें उर्दन और मिस्र मुंतकिल कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कल मिस्री सदर की तरफ से जो बयान आया है, जो उन्होंने कीनिया के सदर के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है कि मिस्र इस फ़लस्तीनियों को उनके मुल्क से कहीं और भेजना एक ज़ुल्म है और मिस्र इस ज़ुल्म में शरीक नहीं होगा। इसी तरीके से दो टोक अंदाज और में मंसूर जाफर जो साहब, ये उर्दन तो के कहा शाह गया हैं, हमारे दीन में भी कि यहूद अंसार जो है वो कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते, और यही हम देख भी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर दावेदार हैं कि उन्होंने जंग बंदी में अपना हाथ डाला है या उन्हीं के बिहाफ पर ये जंग बंदी हो रही है, तो फिर इस तरह की जो कानूनी खिलाफ वर्जियाँ हैं जो की जा रही हैं इसराइल की जानिब से, इसकी वजह से तो हम देखें तो किसी तरह से भी गजा की बहाली मुमकिन नहीं है, वो सियासी हो या फिर समाजी हो या फिर वहाँ पर वैसे लोगों को इमदाद पहुँचाना हो। तो क्या इसके बाद भूख से अफलास से मारने का इरादा है? अगर जंग बंदी रोक भी दी जाए तो हथियारों की बजाय अब इस तरह से मारने का इरादा है इनका? यकीनन ये एक इस वक्त इसराइल एक ऐसा मुल्क है कि जिसने भूख को, हिजरत को और दरबदरी को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया है और उसके ज़रिए उन्होंने फ़लस्तीनियों को जो है वो कहत साली का शिकार किया है। और मैं समझता हूँ कि जंग के दिनों में भी जो सप्लाई लाइन है, ख़ास तौर पे खुराक से मुतल्लिक और दीगर सहूलियात से मुतल्लिक, वो कभी बंद नहीं की जाती। लेकिन इसराइल वो जारे मुल्क है कि जिसने इस नौइयत के इंसानियत कुछ जराइम जो हैं और इस नौइयत के जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। यही वजह है कि जो आलमी फ़ौजदारी अदालत है उसमें इसके खिलाफ जो केस है वो बहुत मज़बूत है और इब्तिदा में जो इस वक़्त तक हियरिंग हुई हैं उसमें जिसके बाद पूरी इस्राएली क़यादत के बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए हैं। उसके बाद से इस्राएली फ़ौज और उसके सरपरस्त वज़ीर-ए-आज़म जो हैं और उनके वज़ीर दिफ़ा, वो इस वक़्त दुनिया में कहीं सफ़र के काबिल नहीं है। तो और उन्होंने अपने फ़ौजियों को ये हिदायत जारी कर दी है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 2-3 ममालिक में उनके कुछ लोग वहाँ गए हैं, जहाँ पे उनकी हुकूमतों ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की है, जिसके बाद इसराइल के कान खड़े हो गए और उनको अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने किस हमाकत का इर्तिकाब किया है। तो आज का दौर कि जब आप कहते हैं कि आपने जंग जीत ली है, हमास को आज खत्म का कर दिया है, दौर जहां पर आप अपने हमास को आज खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि वहां का बच्चा हो या बूढ़ा, उनकी अभी भी हिम्मत नहीं टूटी उनके है। वो हौसले अभी बुलंद भी हैं उनके और हौसले बुलंद हैं और डटे वो हुए हैं। हिम्मत के साथ डटे हुए हैं। तो अगर यही वतीरा रहा इजराइल का तो फिर शायद वो जंग बंदी जिसका दावा कर रहा है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी, वो मुमकिन ना हो पाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मंसूर जाफिर साहब। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं। अमेरिका में उत्साहता क़यामत की घड़ी बताई गई थी और मेरे ख्याल में पता नहीं कोई इल्हाम हुआ था, उसको अपडेट भी किया गया है। उसको अपडेट किया गया, 1 सेकंड का उसमें इजाफा किया गया। घड़ी को दुनिया को दरपेश खतरात के बारे में आगाही फराहम करने के लिए बुनियादी तौर पे बनाया गया था। और ये घड़ी जी 1947 में बनाई गई थी। ये घड़ी ब्लेटन ऑफ द जोहरी साइंसदान हैं, उनकी तंजीम की जानिब से बनाई गई थी। घड़ी के वक्त में कहा जा रहा है कि 1 सेकंड ये मौत के फरिश्ते खड़े हुए हैं, ये जो आसपास खड़े हुए हैं, जिन्होंने सेकंड लगता तो यही है। और जिस तरह की अमेरिका के ऊपर आफात आ रही हैं जुनेद, ये इनकी क़यामत की घड़ी मेरे ख्याल में इनके ऊपर तो आई अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, क्योंकि वहाँ पे यकीनी तौर पे मुख्तलिफ अक़वाम रिहाइश पजीर हैं। हम किसी के लिए कोई बदगुमानी नहीं करते, लेकिन बहरहाल जो आपकी लेकिन उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह की जो आफात आती हैं हमारे सबक के लिए आती हैं, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें और जो हम अपने गिरदो नवा में दूसरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं और जो हम शबखून मार रहे हैं इस वक्त फ़लस्तीनियों के ऊपर, वो ताकि रुक जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। एक दिलचस्प और थोड़ी सी तशवीश की बाइस खबर भी है, और वो ये कि एक अमरीकी खातून एक लड़के की मोहब्बत में पाकिस्तान पहुंची है। खैर मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन धोखा हो गया इन खातून के साथ और अब वो कहती है कि जी मुझे तो वापस नहीं जाना, मुझे वो लड़का ला के दें। और ये वैसे उन्हें इस वक्त उनके इसरार पर गार्डन अली अपार्टमेंट मुंतकिल किया गया इस खातून को, और अमरीकी खातून है। सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस की नफरी अपार्टमेंट पर तैनात कर दी गई है और खातून बज़िद हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, इलाका वकील भी परेशान है, वो कह रहे हैं कि क्या करें इस खातून का। इवन की गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऑफर भी किया कि जी आपको हम टिकट देते हैं, आप खैर खैरियत से वापस जाइए, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं जाना, मुझे वो लड़का ढूंढ के दे। अच्छा, वो लड़का राब्ते में नहीं है या शायद तौर पे तो वैसे राब्ते में होना बनता भी नहीं है। जूते लगने चाहिए, जिसने झूठे वादे करके इन खातून को बुलाया है, और इन खातून को भी थोड़ा सा कंफर्मेशन करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं
इन खातून इस तरह का के जो, फ्रॉड से आप बचे रहें और पहले कंफर्मेशन कर लें। अगर आपको अगले बंदे ने बुला लिया और वादे वाइद कर लिए हैं तो फिर आपको कंफर्मेशन करके ही पाकिस्तान आना चाहिए एक था। फ्रॉड तो इन खातून के साथ हुआ है और एक फ्रॉड वो है जो आप वीजा अप्लाई करते वक्त इमिग्रेशन के मामलों में होता है। तो इस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? इमिग्रेशन के फ्रॉड से, जिसमें बहुत से लोग जानबूझ के इलीगल वेज अपनाते हैं, उनको पता होता है, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप के दीगर वीज़ों के लिए धोखे में मारे धोखे जाते का हैं। शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल जी। तो इस धोखे से कैसे बचा जाए? आजकल अमेरिका, कनाडा और यूरोप के वीज़ा के लिए एजेंसियों की जानिब से सादा लोगों को दावतनामे दिए जाते हैं, इन्विटेशन का झांसा दिया जाता है और फिर ये एजेंट दावा करते हैं कि वो वीज़ा हासिल करने में मदद फराहम करेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलती है। तो जुनैद खान साहब से बात कर हैं। लेते हैं, वीज़ा कंसल्टेंट हैं, आपको वेलकम कहेंगे जुनैद साहब। थैंक यू। ये जो मामला है, दो तरह के केसेस होते हैं ना, एक तो जानबूझ के उनको पता हो कि हम इलीगल वे से जा रहे हैं, दूसरा वो कि जो कंसल्टेंट झांसे से उनको फंसाते हैं, एक रैकेट होता है। और किसी, जिस तरह अमूमी तौर पे ये 2-3 वाक़यात हुए हैं कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, मराकश भेजा, वहाँ तक तो वो लीगल गए, उसके बाद उन्हें इलीगल वेज से भेजने की कोशिश की गई, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और समंदर के रास्ते, जो कि बहुत ही पुरखतर रास्ते। पता कैसे चले कि आपके साथ धोखा होने जा रहा है या आप सही जा रहे हैं? देखिए, होता ये है कि जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, नॉर्मली होता ये है कि वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अगर आप थोड़े से स्मार्टली मूव करें कि वो आप ये देखें कि वो आपसे डॉक्यूमेंट क्या मांग रहा है। अगर आप एजुकेशन वीज़े पे जा रहे हैं और वो आपसे कहता है कि मैं आपको चीज़ें मैनेज कर दूंगा, या आपकी एजुकेशन फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट है और वो आपको मास्टर्स में एडमिशन दिलवा रहा है, इट मीन्स कि वो बीच में कुछ ऐसे फेक डॉक्यूमेंट लगा रहा है जो कि ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये आपको भी अपफ्रंट पता होता है कि आप गलत काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा जंप होता है, हमारी डिग्रीज बाहर जाके वेरीफाई नहीं होती हैं क्या, कि किस तरह से वो एडमिशन कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज में? होता यह है कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे अवेलेबल होते हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं बीच में टॉप अप लेने के लिए, ठीक है, जिसको वो ब्रिज बनाते हैं बीच में आपको आगे एडमिशन देने के लिए। और कुछ फर्जी यूनिवर्सिटीज़ भी तो होती होंगी जिनसे वो आपको यकीन दहानी करवाते होंगे या कोई डॉक्यूमेंटेशन शो करते होंगे। नहीं, फर्जी यूनिवर्सिटी के ऊपर एडमिशन नहीं मिल सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लेटर है वो एम्बेसी ने भी वेरीफाई करना है वीज़ा देने के लिए, तो वो वेरीफाई नहीं होता। सेकेंडली तरीका ये होता है कि आप अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा अपनी वर्किंग कर लें। नॉर्मली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपने जो एसोसिएटेड पार्टनर्स होते हैं उनका नाम डिस्प्ले करती हैं अपनी वेबसाइट पे। आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर देता है, आप सिर्फ एक दफ़ा उनकी वेबसाइट पर जाएँ, जाके चेक करें कि जिस आप कंसल्टेंट के पास आए हैं, आया वो अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर अप्रूव्ड है देन इट इज़ सेफ टू गो, क्योंकि वो लीगली बाउंड है प्रोसीड करने का विद लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो कभी आपको ये ऑफर नहीं करेगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ये भी जुनैद साहब कि हमने देखा कि अभी बहुत से समुद्री रास्तों से जाने वाले लोग हैं, वो इसका शिकार होते हैं। यूरोपियन जो बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर एंटर होते हुए उन्हें हर्डल्स आती हैं, और कुछ सफ़र उसमें फ़िज़ाई होता है और फिर बाकी सफ़र समुद्री होता है। तो ये रूट देखना भी ज़रूरी है जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है, कि किस रूट से आपको ले जाया जा रहा है। क्या एक ही चैनल इस्तेमाल हो रहा है या मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिसके अंदर पता चल सकता है कि ये 2 नंबरी होने जा रही है आपके साथ? देखिए, कभी भी अगर आप लीगल वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको ये समुद्री रास्ता अडॉप्ट नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट फ्लाइट लेंगे और अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं यहाँ से आपको किसी ABC कंट्री लेके जाऊंगा, वहाँ से XYZ कंट्री जाएंगे और वहाँ से दाल में कुछ काला है, सारी दाल काली है, ये सिर्फ दाल में काला नहीं है, तो वो 100 आउट ऑफ 100 आपके साथ फ्रॉड कर। बहुत से हमने देखे एक और चीज़ भी 40-40 लाख रुपए लेके उनके साथ फ्रॉड हुए हैं। वो मतलब उनको यही पता है कि हम लीगल तरीके से जा रहे हैं, जेन्युइन तरीके से जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ हाथ हो गया, उनकी जिंदगियां चली गई। देखें, अगर आपसे उसने ना तो कोई डॉक्यूमेंट लिया है, ना वो आपको कोई रोड मैप बता रहा है, तो आप कैसे लीगल तरीके से जा सकते हैं? ये मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो जो लोग हैं वो ठीक कर रहे होते हैं, बेसिकली वो ख्वाब बेचते हैं और आप फेक ख्वाब शराब खरीद लेते हैं। अगर थोड़ी सी वर्किंग पेरेंट्स कर लें या बच्चे खुद कर लें जाने से पहले, कि वो जहाँ जा रहे हैं, जिसके थ्रू जा रहे हैं, उसकी कोई सक्सेस स्टोरी, कोई हिस्ट्री, कोई यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन या कोई इमिग्रेशन की एफिलिएशन, कुछ तो उसके पास होगा। यही चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब ऐसे इलाके हैं जहाँ के लोग ये रास्ते इख्तियार करते हैं और फिर इलीगली वहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत सारे अपनी जानें गंवा भी बैठते हैं। इस तरह के रैकेट जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर तो हुकूमती सतह पर या बहरहाल दूसरे ममालिक को भी उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि उसमें बड़े कमज़ोर पाए गए हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होते हैं, किस तरह से हमें ये पता चले कि ये इलीगल है या लीगल तरीका है, क्योंकि कुछ सफ़र तो वो बायर ही आपको करवाते हैं, उसके बाद वो आपको पानी के रास्ते लेकर जाते हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि लीगली
रिक्वायर्ड होते हैं, और जो नहीं रिक्वायर्ड, वो नहीं मांग रहे आपसे, तो इसका मतलब है कि आप इलीगल जा रहे हैं? देखिए, लीगल तरीके बाहर जाने के 3 ही तरीके हैं सिर्फ, या आप इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे, या आप टूरिस्ट वीज़े पे जाएंगे, या आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जाएंगे। अब तीनों की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, आपकी इंग्लिश की प्रोफिशेंसी होगी, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होगा, उस एसोसिएट का यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एड्रेस होगा, और आप एम्बेसी में जाके वीज़ा फाइल करेंगे। आप कहीं किसी मतलब सिटी के गांव में आगे जाके वीज़ा स्टैंप नहीं करवाएंगे। अगर आप इमिग्रेशन के लिए जाएंगे, कोई आपका बिजनेस प्रपोजल होगा, आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री होगी, कोई जॉब होगी आपकी, आगे आपको कोई जॉब मिल रही होगी। अगर आप विजिट वीज़े के लिए जा रहे हैं तो आपकी एक बैंक स्टेटमेंट होगी, आपकी कोई हिस्ट्री होगी विजिट्स। अच्छा, इसके अंदर सारा जो जिम्मेदारी जो बुनियादी तौर पे ये 2 नंबरी करने वाले लेते हैं कि सारा कुछ हम कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन एम्बेसी के साथ हो रही है, हमारी हो रही है, और इसमें मोस्टली स्टूडेंट कम ही होते हैं, वर्किंग क्लास होती है, वर्किंग वीज़ा वो अप्लाई करते हैं। ख़ास तौर पे ये जो हमारा साइड है, जिसमें फैसलाबाद है, जिसमें गुजरात है, जिसमें सियालकोट, ये पूरी बेल्ट जो है, क्योंकि अक्सर जो हमने केसेस देखे हैं ये वहीं पे फ्रॉड के साथ सामने आए हैं। अच्छा, किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आपके साथ कुछ गलत होने जा रहा है? क्या एम्बेसी आपको रब्ता करती है डायरेक्टली, या ये काम एजेंट का होता है, वही सारी कोऑर्डिनेशन करता है? और वर्किंग वीज़ा के अंदर भी आपको एम्बेसी में जाके बाकायदा इंटरव्यू देना पड़ता है, पेश होना पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल। आपको जब आप वर्किंग वीज़े में जाते हैं, वो अच्छा खासा लंबा इंटरव्यू होता है आपका। और सेकेंडली, जिस पे लोग ब्लैकमेल करते हैं, वो ये करते हैं, जिस तरह आपने कहा, वो कॉरस्पॉन्डेंस नहीं करने देते आपको। वेन एवर यू कॉन्टैक्ट एनी कंसल्टेंट, उन्हें कहें कि मैं अपना ईमेल यूज़ करूँगा, मैं अपना टेलीफोन नंबर यूज़ करूँगा, ताकि अगर कोई आपको एम्प्लॉयर बाहर से या आपको कोई यूनिवर्सिटी अप्रोच करना चाहती है, वो थ्रू ईमेल या थ्रू टेलीफोन आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सके। आपको पता हो कि आपने कहाँ अप्लाई किया है, कौन से कोर्सेज में अप्लाई किया है, वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ कंसल्टेंट के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर आपने उसकी विल पे छोड़ दिया है कि वो आपको कैसे, आपको अपने कॉन्टैक्ट खुद देने पड़ेंगे। अगर आपको ईमेल आए तो डायरेक्ट आपको आए, कॉन्टैक्ट अगर आपके साथ किया जाए तो आपके अपने मोबाइल नंबर पर किया जाए। अब हम अपने स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और आने वाले दिनों में भी जाएंगे। उन बच्चों के लिए आप क्या बताएंगे कि कौन सा मुल्क ऐसा है जो उनके लिए सेफ भी है, फिर वहाँ पर उनकी जो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और फिर आपके एक्सपेंस कम है, आप एक कम आम पैसों में भी आप वहाँ पर जाके एजुकेशन हासिल कर सकते हैं? देखिए, इस टाइम ग्लोबली अगर हम बात करें तो मेरे अपने ख्याल में इस टाइम सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो फिनलैंड दे रहा है। फिनलैंड के अंदर एक तो ये एडवांटेज है कि अगर आप ड्यूरिंग द स्टडी जाते हैं, आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हैं कंपनी के लिए, इवन एट द अंडर ग्रेजुएशन लेवल। ट्यूशन फी बहुत इकोनॉमिकल है, आपको 7,000 यूरो पर ईयर से ट्यूशन फी मिल जाती है। 7,000 पर यूरो आपको पर ईयर के लिए फीस मिल जाती है। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड किया हुआ है स्टूडेंट हाउसिंग और फूड को। आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में बुफे फूड 1.5 यूरो का मिल जाता है। सब कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की जाती है? जो इंग्लिश भी वो यूज़ करते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश है, लेकिन उनकी अपनी फिनिश लैंग्वेज और स्वीडिश लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेजेस वो नेशनली यूज़ करते हैं। और वो आपको हर स्टूडेंट को फिनिश लैंग्वेज भी सिखाते हैं साथ। ड्यूरिंग एजुकेशन आप कितने वर्किंग आवर्स आपको अलाउ होते हैं? कितने वर्किंग? जो मेन एप्लीकेंट होता है उसको 30 आवर्स होते हैं, और जो को एप्लीकेंट है वो 30 आवर्स पर वीक, और जो को एप्लीकेंट है वो फुल टाइम भी जॉब कर सकता है। और एक जो प्राइम फीचर मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि वहाँ पे अगर आप, बहुत से स्टूडेंट जाते हैं कि वो स्टडी के बाद वहाँ सेटलमेंट होना चाहते हैं, क्योंकि दे लाइक द एनवायरनमेंट, द एजुकेशन एंड एवरीथिंग। तो जो आपका स्टडी पीरियड है वो आपकी परमानेंट रेजिडेंस में काउंट हो जाता है। ये वाहिद मुल्क है जो इस टाइम ये फैसिलिटी आपको दे रहा है। और आपने बताया कि उनकी फैमिली भी उनके साथ जा सकती है, तो जो बच्चे या बच्चियां अपनी शादी के बाद या अपनी फैमिलीज को साथ रखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बजट में भी है ये एजुकेशन, और द मोस्ट इकोनॉमिकल। दुरुस्त। अच्छा, एक और चीज़ भी है जो मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक तो ये कि जो आपने बताया कि स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, एक है जॉब वीज़े के ऊपर जो लोग जाते हैं उनके साथ भी फ्रॉड्स होते हैं, जो लीगली जा रहे होते हैं और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स देख पर फर्जी फर्म्स के अंदर जॉब दिलवा दी जाती हैं और कहा जाता है कि जी आप वहाँ पर जाके इतने पाउंड्स, इतने डॉलर्स में आप जॉब कर सकते हैं और इतना आप ज़रा मतलब आप पैसा कमा सकते हैं। वो किस तरह से फ्रॉड्स होते हैं और उससे किस तरह से बचा जा सकता है? देखें, वो फ्रॉड जो है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जानबूझ के उस ट्रैप में जाते हैं। मतलब यूके से आई नो मैनी पीपल जो डिपोर्ट हुए हैं कि यहाँ से नर्सिंग के वीज़े पे गए हैं। वो अब यूके ने, उन्हें हेल्थ केयर में लोग चाहिए थे, उन्होंने कहा जिसका भी नर्सिंग बैकग्राउंड है वो आ जाए। अब मोस्टली लोग ऐसे गए हैं जिन्होंने सिंपल एफएससी की हुई है, नर्सिंग का डिप्लोमा कहीं से उन्होंने फेक लिया है और वो बाहर चले गए हैं। फ्रॉम द डे फर्स्ट पता है कि वो एक चीज़ जो 10,000 पाउंड की है उसका वो 30,000 पाउंड पे कर रहे हैं।
उन फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो ये चीजें आपको टेम्पररी गेट इन होने दे देती तो वहां पर जाके कोई टेस्ट होगा जिससे पता चल जाएगा और वो डिपोर्ट कर देंगे आपको? वो आपने वहां जाके जॉब करनी है उस फील्ड के अंदर। अगर आपकी एजुकेशन नहीं है उसकी, आप जॉब कर ही नहीं सकते, एक्सपर्टीज ही नहीं तो है आपके पास, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, आपको कोई भी हॉस्पिटल नहीं रखेगा, तो लेटर और सूनर आप एक डेड एंड पे खड़े होंगे। तो ये जो लोग हैं ये खुद भी केयर करें इस चीज की कि ये जो आपको लोग बताते हैं वो गलत बताते हैं कि आप सेटल हो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप ट्रैवल ना करें, बिल्कुल ना करें। थैंक यू सो मच। मौजूद थे और नौजवानों को खास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आप किसी के झांसे में ना आए। जब आप पूरी रकम दे रहे हैं तो आप सही डेस्टिनेशन पर पहुंचे और इसको क्रॉस चेक करने के लिए अपना ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है कभी भी फेक ना बनवाएं, वहां पर जाके आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर हम शामिल करेंगे एक ब्रेक, हेडलाइंस के बाद हाजिर होते हैं। बिल्कुल, यहाँ हम टॉपिक्स भी हैं जिन पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात कर लेते हैं कुछ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की, जिसमें हमारे बॉलर्स, हमारे बैटर्स कुछ तो तनज़ुली के साथ नीचे जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं। तो बॉलर्स में नुमान अली हैं जो 5वीं पोजीशन पर आ गए हैं, साजिद खान है, उनकी भी तरक्की हो गई है। तो आईसीसी की जो बॉलर्स की टेस्ट रैंकिंग है उसमें पाकिस्तानी स्पिनर्स नुमान अली 4 दर्जे बेहतरी के साथ 5वीं पोजीशन और वो डिजर्व भी करते हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस है, इस बार भी 10 विकेटें ली उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा मौका ये सीरीज़ अपने नाम करने का वो तो गंवा दिया गया। इसी तरह से साजिद खान, उनकी भी 2 दर्जे बेहतरी हुई है, 21वें नंबर पर आ गए। लेकिन बाबर आजम और सऊद हमेशा की तरह मजीद गिर गई है। जाहिर बात, आपकी परफॉर्मेंस बुरी होगी तो उसके असरात तो आएंगे। अच्छा, पहले बाबर आजम जो है ना वो रैंकिंग में हमेशा ऊपर रहते थे, उनकी परफॉर्मेंस तो नीचे आ रही थी बतदरीज, लेकिन उनकी रैंकिंग में उनके पॉइंट्स जो है वो हमेशा से बरकरार थे। समझ जाने का वक्त था, लेकिन अब मुसलसल जो परफॉर्मेंस नीचे आ रही है उस पर सवालात भी उठ रहे हैं और उसके बाद रैंकिंग में भी पोजीशन नीचे आना शुरू हो गई। पहले तनकीद होती थी कि जी आपकी रैंकिंग तो अच्छी है, परफॉर्मेंस क्यों नहीं है, तो अब तो रैंकिंग भी नीचे है। साउथ शकील जो है वो भी एक दर्जे तनज़ुली के बाद 10वीं पोजीशन पर चले गए हैं, तो साउथ शकील भी पीछे नहीं रहे। तो मामला बहुत से हैं, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी से मुल्की सीरीज का स्क्वाड, ये सब कुछ कब होने जा रहा है, रैंकिंग के मामला हैं। सैयद याया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे याया भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ज़रा आपका एनालिसिस चाहेंगे रैंकिंग के मामले पर, क्या राय है आपकी कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ही है? सबसे पहले तो जुनैद और ईशाल, आपको अस्सलाम वालेकुम। और आपने जो इंटरनेशनल थैंक यू बात की है, ये जो रैंकिंग है ना, ये हर सीरीज के बाद अप एंड डाउन होती है और कारकर्दगी की बुनियाद पर इसमें आपको रेटिंग पॉइंट मिलते हैं, आपके रेटिंग पॉइंट डाउन होते हैं। लेकिन ये परफॉर्मेंस बेस्ड टीम मैं इसको कहूँगा, लेकिन मैं इसको ज़्यादा इतना अहमियत देता नहीं हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले चंद सालों में इस आईसीसी रेटिंग ने पाकिस्तान क्रिकेट का जिस तरह बेड़ा गर्क किया है और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है कि आईसीसी रैंकिंग में तो आप टॉप कर रहे हैं, टीम जो है वो कहीं है ही दुरुस्त। यही हम तो, भाई हम बात भी यही कर रहे थे कि हम देख रहे थे कि बाबर आजम जो है मुसलसल रैंकिंग में वो 2री, 3री, 4थी पोजीशन पर बरकरार थे। उनकी जो है वो तनाजुली उस तरह से तो नहीं हो रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस में वो हमेशा ही नीचे आते जा रहे थे। परफॉर्मेंस की बिना पर आईसीसी ये रैंकिंग जारी नहीं करती क्या? क्योंकि इससे पहले तो बाबर आजम की रैंकिंग जो है वो नीचे नहीं आ रही थी। नहीं, रैंकिंग तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही होती है। आप वो परफॉर्म नहीं कर रहे जब तो वो डाउन हो गया रैंकिंग के अंदर। और नोमान ने, साजिद ने, उसके साथ दीगर खिलाड़ियों ने जिस तरह रैंकिंग में अपने आप को बेहतर साबित किया, तो परफॉर्मेंस की वजह से ही तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। उसके अलावा जोमेल, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे जिन्होंने 2 टेस्ट मैचों में 19 आउट किए, प्लेयर ऑफ द मैच रहे, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, उनकी रैंकिंग में काफी बेहतर हुई है। तो रैंकिंग तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही होती है। तो परफॉर्मेंस की बिना पर क्या टीम में शमूलियत भी होती है हमारे यहाँ? क्योंकि हम देखते हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मोहसिन नकवी साहब कहते तो थे कि जो परफॉर्म नहीं करेगा अब वो टीम में नहीं रहेगा, वो खेल नहीं पाएगा। तो हम देखते हैं कि बार बार उन्हीं प्लेयर्स को हम आजमाते चले जा रहे हैं और इस बार भी जो सैफ रिकी हो गई या चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड का ऐलान हो गया, उसमें आप क्या समझते हैं? अब तक ऐलान भी नहीं हुआ, क्या इसी कंफ्यूजन में अभी तक जो सिलेक्टर्स हैं कि किसको सिलेक्ट किया जाए, किसको टीम का हिस्सा बनाया जाए, किसको शामिल किया जाए और किसको ना किया जाए? देखिए शाली, हमारे सिस्टम की नाकामी और हमारे सिस्टम में जो है वो क्या कहते हैं उसको कि बेतरतीबी की निशानदेही कर रही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब तक आपने टीम की अनाउंसमेंट नहीं की है। अगर आपको याद हो तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो चंद महीने पहले अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मुनक्किद हुआ था, वहां पर भी ऐसा ही हमने टीम का अनाउंसमेंट किया था। तो देखिए, क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीद इख्तियार है टीम को कब अनाउंस करना है।
लेकिन टीम अनाउंस करने की एक बुनियादी वजह यह है कि अगर आप डेडलाइन से पहले टीम को अनाउंस कर देते हैं ना, तो जो टीम में होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, उसको अपने ऊपर भी एतमाद रहता है, टीम भी उस पर एतमाद करती है कि जी आपको अनाउंस कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आखिरी वक्त तक नहीं पता होता कि कौन टीम में होगा और कौन टीम में नहीं होगा। यहाँ पर हाल ये है क्रिकेट टीम का कि जिसके पास बोर्डिंग कार्ड होता है वो टूर्नामेंट आईसीसी का जो है वो बेचारा सीट पर बैठने से रह जाता है, और जो वेटिंग लिस्ट के अंदर होता है वो जनाब कंफर्म सीट हासिल कर लेता है। अच्छा, ये जो तो पहली बार खिलाड़ियों के हवाले से था कि साइम, उस्मान, अब्दुल्ला शफीक हतमी स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, ये सवालात अभी अपनी जगह मौजूद हैं। आपकी राय में ये चीज़ें वाज़ेह हो जानी चाहिए थी, अब तक ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जानी चाहिए थी? जुनैद, अब मुझे नहीं पता कि आपने ये 3 नाम क्यों लिए, लेकिन शफीक, इमामुल हक और साइम अय्यूब जो आज मुमकिन तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे 15 रुकनी टीम का ऐलान होना है, ये तीनों ही उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, तीनों इसमें साइम अय्यूब का तो हम इंजरी की वजह से समझ सकते हैं कि या भाई वो उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो उसकी पूरी उसका करियर दाव पर नहीं लगाएंगे, लेकिन बाकी दोनों खिलाड़ियों को आप किस तरह से देख रहे हैं कि वो भी इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे, या ये खत्मी खबर है आपके पास? देखिए विशाल, बात दरअसल ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे बात कर रहा था कि हम आईसीसी के इवेंट में उन खिलाड़ियों को टीम में रखते हैं जिनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता, और जो खिलाड़ी रीसेंट पास में टीम के इर्द गिर्द रहते हैं, स्क्वाड में होते हैं, उनको हम दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर चुन कर जो है वो बाहर कर देते हैं। और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, माजी में भी ऐसा होता रहा है, और इस बार भी जब आज टीम का अनाउंसमेंट होगा तो आपको कुछ सरप्राइज चेंजेस टीम के अंदर मिलेंगे। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के दौरों पर हमने कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया में 2-1 जीते, जिम्बाब्वे में 2-1 जीते, साउथ अफ्रीका में 3-0 से तारीख साज कामयाबी हासिल की। एक कॉम्बिनेशन बना, टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए हम उतरेंगे तो वो बहुत सारे चेहरे जिन्होंने इन तीनों जगहों पर टीम पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा किया था, पाकिस्तान की जीत को किया था, वो आपको कहीं दिखाई देंगे नहीं। और तो वो खिलाड़ी भाई 8 फरवरी को सह मुल्की सीरीज भी होने जा रही है, उसके स्क्वाड का भी अभी तक ऐलान नहीं हो सका। अगर उसके अंदर स्क्वाड का ऐलान हो जाए तो गो के चैंपियंस ट्रॉफी में वही खिलाड़ी खेलेंगे, उनकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए और वो जहनी तौर पर तैयार भी हो जाए। आप क्या समझते कब तक ऐलान हो जाना चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी भी सर पर है? विशाल, मैट्रिक करेंगे तो फिर इंटर करेंगे ना, तो ये ट्राई सीरीज में वही खिलाड़ी होंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में होंगे। आज जो टीम अनाउंस होगी वो ट्राई सीरीज के लिए भी होगी। और मैं जो आपसे बात कर रहा था कि वो खिलाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के मैचेस घर पर टेलीविजन पर बैठकर देख रहे थे, अब वो टीम के अंदर होंगे। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं, और जो टीम आ रही है उसमें मुमकिन तौर पर हमारा इन्हिसार, हमारा एतबार, हमारा जोर जो है वो फास्ट बॉलर पर दिखाई दे रहा है। दुनिया की टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आ रही हैं, यहाँ की कंडीशंस को, यहाँ की पिचेस को मद्देनजर रखते हुए वो स्पिनर्स को अपने स्क्वाड में शामिल कर रही हैं, उनके ऊपर इन्हिसार कर रही हैं। लेकिन क्या इस बार भी हमारा इन्हिसार बॉलर्स के ऊपर ही होगा? हम भूल जाएं कि हमारी बैटिंग लाइन भी परफॉर्म कर पाएगी? देखिए, जो टीम मेरे पास है, और मुमकिन तौर पर सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा उस टीम पे ऊपर चर्चा हो रही है कि ये 15 रुकनी टीम होगी। बहुत ज्यादा रद्दोबदल हुआ है टीम में। इब्तदाई तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये टीम नहीं थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो टीम की कारकर्दगी रही है, तो सेलेक्टर्स को अपने जहन को टटोलने का मौका मिला। कुछ कप्तान की सुनी गई, कुछ किसी और की सुनी गई, और फिर टीम बनी है। तो हम स्पिनर्स के ऊपर रिलाय तो कर रहे हैं, लेकिन हम उन स्पिनर के ऊपर रिलाय कर रहे हैं जो पार्ट टाइम स्पिनर है, फुल टाइम स्पिनर नहीं है, जो कि परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन याहिया भाई, हम हमेशा देखते हैं कि हम अपनी पिचेस को देखते हुए अपनी जो टीम है वो तश्कील देते हैं कि हमारी पिच जो है ये स्पिनर्स के लिए साजगार है, तो यहाँ पर हमें स्पिनर्स ज़्यादा ऐड करने चाहिए। ये बॉलर्स के लिए, बैटर के लिए, तो इसकी यहाँ पर बल्लेबाज जो है वो हमें शामिल करने चाहिए। अगर हम सारे इस वक्त देख लें स्टेडियम्स की पिचेस की बात कर लें, दुबई हो गया या फिर कराची हो गया, रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया, किसके पिच किसके लिए साजगार है, फिर हमें किस तरह से अपनी टीम तश्कील देनी पड़ेगी, और बल्लेबाज तो हमारे वैसे ही नहीं चल पाते। देखिए, आगे कुआं है और पीछे खाई है, क्या कहूं और क्या ना कहूं। और सबको पता है, आपको भी पता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वहां पर तेज बाउंसी पिचेस होती हैं। आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, तो यहाँ पर लो बाउंस पिचेस होती हैं। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो क्रिकेट को देखता है, क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट को जानता है, उसको पता है। लेकिन आई डोंट नो कि हम किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जा रहे हैं। स्पेशलाइजेशन का दौर है,
एक टाइम था कि साउथ अफ्रीका आधे बैट्समैन आधे बॉलर के साथ खेलती थी, वो स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाती थी और इसीलिए वो बड़े मैचों में जो है वो डिलीवर नहीं कर पाते थे। बड़े मैचों में ये हाफ बॉलर हाफ बैट्समैन बड़े मैच का प्रेशर नहीं ले पाते थे। आप भी चैंपियंस ट्रॉफी में इसी सोच के साथ जा रहे हैं, आधे बैट्समैन आधे बॉलर के साथ। अच्छा, आपके ख्याल में याया भाई ये प्लेइंग 11 के साथ साथ आकिब जावेद का कितना बड़ा इम्तिहान होगा चैंपियंस ट्रॉफी के जो भी नताइज होंगे या जो खेल पेश किया जाएगा? आकिब जावेद ने थोड़ी खेलना है, आकिब जावेद ने तो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना है। आकिब जावेद को तो वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी तक ही उबूरी कोच बनाया गया है। आप अगर उनका असेसमेंट करेंगे कि जी आकिब जावेद ने ये कर दिया वो कर दिया, तो देखिए 2 दिन 3 दिन में चीजों का असेसमेंट नहीं हो सकता। आकिब जावेद के जो क्रेडेंशियल है, आकिब जावेद का जो नाम है, आकिब जावेद की जो पहचान है, आकिब जावेद का जो स्टेचर है, उसके ऊपर आप 1-2 मैचों के ऊपर उनका फैसला नहीं कर सकते। उनको लॉन्ग टर्म आपको टाइम देना पड़ेगा, इस तरह नहीं होगा। लेकिन जब आप टीम ही अच्छी मुंतखब नहीं करेंगे, जब आप टीम के खिलाड़ी ही ऐसे मुंतखब नहीं करेंगे जो जोर पड़ने के बाद अपने मसल्स को शो करें, तो फिर आकिब जावेद क्या करेंगे? दुरुस्त। तो याहिया भाई, फिर आने वाले दिनों में किस तरह से आप देख रहे हैं इस अफ्रीकी सीरीज़ को भी और चैंपियंस ट्रॉफी को भी? क्या आपको लगता है कि हम अफ्रीकी सीरीज़ जीत पाएंगे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की तो तभी बात करेंगे हम जब हम ये जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे यही प्लेयर्स जो है वहाँ पर भी परफॉर्म करेंगे? ईशान, मेरा बस चले ना तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अली की सीरीज दोनों की ट्रॉफी जो है ना वो रिजवान को दूं और बोलूं पकड़ लो, ये हमारी है। लेकिन इसके लिए आपको मैदान में खेलना पड़ेगा, इसके लिए आपको न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा, आपको भारत को, न्यूजीलैंड को, बांग्लादेश को सेमीफाइनल में दीगर टीमों को, फाइनल में दीगर टीमों को शिकस्त देना पड़ेगी चैंपियन बनने के। तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? वो तो आप बाबर आजम को आप ट्रॉफी तो पकड़ा रहे हैं, इससे लगता है कि पाकिस्तान टीम आपकी फेवरेट टीम है। रिजवान को सॉरी, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के हवाले से देखें तो कौन सी टीम आपको लगता है कि बेहतर है, आपकी फेवरेट और डिजर्व करती है चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौन सी मजबूत टीम है, कौन सी टीम जो है वो मुश्किल हो सकती है दीगर टीमों के लिए, तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, हमारा जहन पाकिस्तान के लिए सोचता है, तो हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगी कौन सी टीम इस टूर्नामेंट में मुश्किल हो सकती है, अच्छी टीम हो सकती है, तो वो टेम्बा बबूमा की क़यादत में खेलने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम। आप हैरान होगी कि जनूबी अफ्रीका को तो हमने घर में हराया है 3-0 से, लेकिन जो जनूबी अफ्रीका का कॉम्बिनेशन है, जो जनूबी अफ्रीका की टीम है, वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेरी नज़र में एक अच्छी टीम। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इफ्तिताही तकरीब की क्या खबरें हैं याया भाई? क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीमें हमें लेट ज्वाइन कर रही हैं और इस बाइस जो ओपनिंग सेरेमनी है उसका शेड्यूल भी चेंज हुआ है। जुनैद, बहुत माजरत के साथ क्रिकेट बोर्ड ने जितना काम किया है, मोहसिन नकवी साहब जिस तरह स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं, एक न्यू लुक कराची, पिंडी, लाहौर को वो दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का और दीगर टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो रवैया है वो इंतहाई मायूसकुन है, इंतहाई समझ से बाहर है। चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने से पहले जो है वो इंडिया ने जो ड्रामेबाजी की, जिस तरह तरीके से जा रहे हैं, अब भी आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो माहौल बना नहीं है। हम तो दुआ गो हैं कि पाकिस्तान आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आईसीसी का कोई इवेंट होस्ट कर रहा है, मुस्तकबिल में भी हमें इस तरह के मिले। लेकिन जो दुनिया की टीमों का तरीका कार है, जो आईसीसी का पाकिस्तान को इवेंट देने के बाद तर्ज अमल है, वो इंतहाई मायूस। तो याया भाई, इससे तो लगता ये है कि जो आईसीसी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि भारत का एक तसल्लुत कायम है, वही लग रहा है हमें, क्योंकि तमाम टीमें उसी ज़ेरे असर हैं। और फिर जिस तरह से आप उनके रवैये की बात कर रहे हैं, टाइम पे ना पहुंच पाना, और ये जो सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी, लॉन्चिंग सेरेमनी, ये ना हो पाना टाइमली, ये क्या समझते हैं कि वो भारतीय तसल्लुत ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, आप हर चीज भारत पे इशारा नहीं डाल सकते। देखिए, भारत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया सॉरी श्रीलंका में खेल रही थी, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, और इंग्लैंड की टीम भारत में खेल रही थी, वो कहना कि हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। और अमूमन आईसीसी इवेंट से पहले कंडीशंस के लिए, पिचेस को समझने के लिए टीमें जो है वो वार्म अप मैचेस खेलती हैं, और ये टीमें क्योंकि क्रिकेट थ्रू आउट खेलती भी आ रही हैं, तो इन लोगों का कहना यह है कि हम वार्म अप मैच नहीं खेलेंगे, हम डायरेक्ट टूर्नामेंट में आएंगे। तो अब क्या कर सकते हैं आप इसमें? ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेला है, तो पाकिस्तान तो मेजबान है। किस तरह से हो पाएगी? क्या ये प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है? आईसीसी का कोई भी इवेंट हो तो उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या रूल्स रखे जाते हैं? क्या ये ओपनिंग सेरेमनी होना जरूरी नहीं थी?
देखिए, किसी भी इवेंट के आगाज से पहले इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम कप्तान आते हैं, ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन करते हैं, अपने अज़ाइम के बारे में, अपने स्क्वाड के बारे में, दीगर टीमों से मुकाबलों के बारे में गुफ्तगू करते हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें टाइमली पाकिस्तान नहीं पहुंच रही, तो इसलिए जो है वो सिर्फ ये कह देना कि ये सब भारत की वजह से हो रहा है, सिर्फ ये कहना कि जी भारत की हठधर्मी है, भारत की इजारादारी है, तो ये मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नाकामी है, जहाँ पर जय शाह जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी बैठे हुए हैं जी, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करते हैं कि तमाम कप्तान जिम्मेदारी है, लेकिन यकीनी तौर पे उनका तसल्लुत भी कायम है और उसके असरात हम आते देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सैयद याहिया साथ मौजूद थे। और जो भी इस वक्त इंतजाम हैं, कम अज़ कम पाकिस्तान को उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि किसी को एतराज़ का या तनकीद का मौका फराहम ना किया जा सके। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्मों की मारूफ और लेजेंड अदाकारा, प्रस्तारों के दिलों पर राज करने वाली और शान मारूफ अदाकार उनकी वालिदा भी हैं। बिल्कुल जी, नीलो बेगम जी कर उनकी चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। जी, पाकिस्तानी फिल्म की ये मारूफ अदाकारा है नीलो बेगम, जिनको जो अपने परिस्तारों से जुदा हुए 4 बरस जिनको गुजर गए हैं, और नामवर अदाकारा हैं जिन्होंने सुपरहिट फिल्म के किए हैं 7 लाख गाने, आए मौसम, रंगीले सुहाने से शोहरत की बुलंदियों को छुआ है उन्होंने, और पीछे मुड़कर फिर देखा नहीं है। ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं नीलो बेगम के हवाले से। तो उनकी ज़िंदगी पर बनी हुई, उनकी फिल्मी करियर पर बनी हुई एक रिपोर्ट है जिसको हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले वो देखें। फिर तुम कहोगे कि डांस वो तो होगा, ये तो होगा। पाकिस्तानी फिल्मों की मारूफ अदाकारा और परसितारों के दिलों पर राज करने वाली नीलो बेगम की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। मारूफ अदाकारा 30 जून 1940 को सरगोदा के नवाही कस्बे बीरा के मसीही खानदान में पैदा हुई। उन्होंने 16 बरस की उम्र में लाहौर में फिल्माई गई फिल्म भवानी जंक्शन से फनी जिंदगी का आगाज किया। नीलो की मकबूलियत 1960 में उरूज पर थी। मारूफ अदाकारा ने सुपरहिट फिल्म 7 लाख के गाने, आए मौसम, रंगीले सुहाने से शोहरत की बुलंदियों को छुआ और पीछे मुड़कर न देखा। अदाकारा को फिल्म जरका में शानदार अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। नीलो बेगम को 2022 में सितारा इम्तियाज का भी एजाज दिया गया। नीलो बेगम ने अपने फनी करियर में दोशीजा, अजरा, जरका, बेटी, डाची, जीदार, शेर दी बच्ची और नागन जैसी सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाकर लाखों परस्तारों के दिलों पर राज किया। उन्होंने फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर रियाज शाहिद से शादी की। वो अदाकार शान शाहिद की वालिदा हैं, जो तवील अरसा कैंसर के मर्ज में मुब्तला रहने के बाद 30 जनवरी 2021 को इस जहाने फानी से रुखसत हो गए। अच्छा जुनैद, कैसी मासूम ख्वाहिश थी, छुट्टी लेके आजा बालमा, मतलब क्या गाने। ये ख्वाहिशें माजी में होती थी, आजकल तो ख्वाहिशें बहुत बढ़ गई हैं। अब तो इजी लोड पहले कराना पड़ता है। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि शादीशुदा जो जिंदगी है उसमें तीसरा कब आता है। बिल्कुल, ये तीसरा कौन है और चौथा कब आता है, 5वां कब आता है, ये सारा कुछ आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात कर लेते हैं उस टॉपिक की जिसका हम जिक्र कर रहे थे जाने से पहले, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और ऐसे ताल्लुकात शौहर बीवी दोनों की ज़िंदगी में तूफ़ान बर्पा कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा तूफ़ान बर्पा करते हैं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी में। वो बच्चे उनकी ज़िंदगी तहस नहस होकर रह जाती है। वो बच्चे इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं इमोशनली वो उस तरह से नहीं रह पाते हैं जिस तरह से वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा होता क्यों रह पाते। हाँ, ये तीसरा आता क्यों है और क्यों जरूरत पेश आती है इसकी, इसी के ऊपर हम बात करने के लिए डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब को हमने मद्दू किया है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हमने ये टॉपिक ढूंढ कर रखा है इनके लिए। यही बता सकते हैं कि ये तीसरा कब और क्यों आता है, इसकी जरूरत पेश क्यों आती है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो मेरा है कि मुझे इस टॉपिक के लिए क्यों बुलाया? हमें ऐसा लगता है आपकी पर्सनैलिटी से। अच्छा, आप इसमें बेहतर रहनुमाई करेंगे। रहनुमाई कर सकता हूँ, चलिए फिर ठीक है, फिर रहनुमाई कर देता हूँ। इसमें कुछ बातें तो हैं जो सारों को पता है। मिसाल के तौर पर अदम तवज्जो हो गई, शख्सियत का आपस में ना मिलना हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, घर के मसाइल हो गए, ये हम सबको पता है, हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे सब कॉन्शियस में है मगर हम वो सामने नहीं लाना चाहते, मेरा ख्याल है उस पर बात करते हैं साथ। दुरुस्त, हमें उस पर बात करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि मियाँ और बीवी के दरमियान फ़िज़िकल अट्रैक्शन किन वजूहात की बिना पर होती है और किन वजूहात की बिना पर रहनी चाहिए या रह सकती है। अब आप देखें कि कितने कपल्स ऐसे हैं जो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए मेहनत करते हैं। आपने कपड़ा तो पहन लिया। मुझे याद है कि एक मेरे पास कपल इस तरह थेरेपी के लिए आया, मियाँ बीवी के प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। कहता है मेरी बेगम का पेट।
जिस तरह तीसरा बीच में कौन आता है तो पेट आया हुआ था वो कहता है। अच्छा, अमूमी तौर पे डॉक्टर साहब होता ही है कि जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद ख्वातीन कहती हैं कि जी अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी हैं और वो खुद का ख्याल, देखिए वो अपना ख्याल नहीं रख पाती, तो ये उज़्र पेश किया जाता है। गलत। देखिए, पहली बात है कि उनकी ज़िंदगी है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। आप जितना फिट रहेंगी, जितना सेहतमंद रहेंगी, बच्चों को उतना बेहतर लुक आफ्टर कर सकेंगी। मैं अक्सर सेमिनार्स में पूछा करता हूँ कि आपके बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। कुछ कहते हैं एजुकेशन, कुछ कहते हैं कैरेक्टर, कुछ कहते हैं जो कहते हैं। यस, मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेहतमंद वालिदैन जो आपकी लुक आफ्टर कर सकें। सेहतमंद वालिदैन, तो माँ को और बाप को पहली बात है दोनों को अपना ख्याल रखना चाहिए। हम जितने पैसे अपने कपड़ों पर लगाते हैं अच्छा दिखने के लिए, उतने अच्छा रहने के लिए नहीं लगाते। फिर भी मर्द तो किसी न किसी हद तक जिम चले गए, रनिंग कर ली, ग्राउंड चले गए, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ख्वातीन के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हैं इस तरह की, और दूसरा उनकी सोच भी, जैसा कि आपने कहा कि शादी के बाद अगर 1-2 बच्चे हो गए तो अब मैंने जंजीरें पहना दी हैं, अब ज़रूरत नहीं है। आपकी इस मिसाल से ना मुझे वाकया याद आ गया। भारत के अंदर एक शख्स जो कि नहाता बहुत कम था, उसकी बेगम ने फिर फाइनली उससे डाइवोर्स ले ली। इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में बहुत से होते हैं। बिल्कुल, बहुत सी खवातीन हैं। तो हमारा तो दीन भी ये कहता है सफाई, खवातीन को कि बनाओ सिंगार करें। अपने शौहर को जब वो दफ्तर से थकार के आए या काम से थकार के आए तो उसको अच्छे तरीके से वेलकम करें। तो हम क्यों भूल जाते हैं? एक तो ये हाइजीनिकली हो गया ना, साफ सुथरा रहना, अच्छा लगना, बनाओ सिंगार। यस, दूसरा अट्रैक्टिव लगना जी। अच्छा, अब वो आप घर आते हैं अपनी तमाम की तमाम टेंशन साथ लेके जी, तो आप भी उंडेलना चाहते हैं बेगम के ऊपर कि मैंने कितना काम किया, और बेगम ने भी माथे पे पट्टी बांधी होती है कि मैंने फलाने की बातें सुनी है, तेरे बच्चों ने मेरे साथ ये किया। तो बजाय इसके कि वो जो घर का मतलब है सुकून, घर का मतलब है मोहब्बत, प्लेस ऑफ इंटीमेसी, उसे हमने झगड़े की जगह बना दी। एक पहली वजह ये निकलती है। दूसरी वजह, हमने कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना ही मायूब या गुनाह करार दे दिया। मिसाल के तौर पे मिस्टर एक्स को मिस वाई अच्छी लग गई शादी के बाद, अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें मियाँ बीवी तो ये मसला हल हो सकता है। और मेरे पास एक ऐसी एग्जांपल है, मैं ज़रूर आप लोगों की वसातत से आपके व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहूँगा कि मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने कॉल किया कि सर मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे ज़रूर मिलें आप। मैंने जब उसके शहर से गुजरना था मैंने उसे टाइम दे दिया। वो मिला तो उसने मुझे बताया कि उससे एक लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है और उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। शादीशुदा था? जी, उसकी बेटी मैट्रिक में पढ़ती थी। अच्छा। इतना बड़ा था और वो उससे खुद फील हुआ। खैर, तो मैंने कहा कि अब छोड़ दो, फिर उसे कहता मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे दिल को कुछ होता है उसके बारे में सोचता हूँ। तो अच्छा, अब हम बैठे उससे डिस्कस की, इतनी मज़े की मेरे सामने बात आई। कहता है कि पहले मैं अपने अंदर सोचता रहा क्या करूँ, रातों को उठ के मैं शर्मिंदा भी हो रहा हूँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और मुझे पे काबू भी नहीं। फिर कहता है मैंने अपनी बेगम को उठाया एक दिन, अच्छा, रात को 2 बजे, और मैंने बेगम को बताया कि ये मसला है। जुर्रत का मुजाहरा, बहादुर आदमी है। तो बेगम ने पहले तो औरतों ने का सबूत दिया, 24 घंटे के लिए मुंह फुला लिया उसने, मैंने बात नहीं करनी, मैंने ये नहीं करना। लेकिन खातून बहुत ही समझदार थी, उसने सोचा कि ये पहले ही उसकी तरफ झुक रहा है, अगर इस वक्त मैंने ऐसा एटीट्यूड रखा तो मैं तो खो दूंगी इसे। उसने 24 घंटे के अंदर अंदर उससे रुजू किया और उससे कहा कि इस मसले का हल ढूंढते हैं। तो क्या मसले का हल नहीं? मैं कितना, देखिए पहली बात है कितना बोल्ड उस खातून का रवैया था। रिस्पांस है। अमूमी तौर पे तो मर्दों की पिटाई हो जाती है, लड़ाई। खैर वो तो पिटाई वाले सामने बैठे हैं, इधर बहुत सारा मामला है, इसके लिए कमजोर होना जरूरी है। आपने घर भी जाना है, ठीक है। अच्छा, तो उनके घर में उस वक्त मेरी एक किताब पढ़ी जा रही थी, तो खातून ने कहा कि इस किताब के मुसन्निफ को मिलें। उसने कहा ये तो मेरे उस्ताद हैं। तो उसने कहा जी इनसे मुलाकात तय करें। फिर उन्होंने मुझसे मुलाकात तय की। तो जैसा कि मैं आपको पता है कि मैं हिप्नोटिस्ट हूँ, थेरेपी करता हूँ, तो फिर मैंने उसके दिमाग में जाके उसकी फीलिंग्स को चेंज किया। 2-3 सेशन हुए तो उसकी वो फीलिंग्स मैंने चेंज कर दी। अच्छा। लेकिन अगर वो खातून उसके साथ ऐसा कोऑपरेट ना करती तो ये कभी भी मामला सॉल्व नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन ओपन रखें। आपने एक तो ये कहा कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है या आपसे आपका शौहर दूर हो रहा है तो उसको करीब किया जाए, और अच्छे तरीके से, ताने देके नहीं, अच्छे तरीके सोल्यूशन की तरफ जाएं। ओके। अच्छा, एक दूसरा चीज़ है कि आपने कहा था कि ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती हैं जिसकी वजह से मर्द जो है वो बाहर चले जाते हैं। मैंने वो वाले कपल्स भी देखे हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों बड़े खूबसूरत, खूबरू, जवान, और इसके बावजूद उनके रिश्ते नहीं चल पाते, उनके अंदर कोई तीसरा एंटर हो जाता है, और वो तीसरा एंटर होने के बाद वो खूबसूरत कपल जो कि एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत रखता होता है वो एकदम से टूट जाता है, बिखर जाता है। वहाँ पर क्या वजूहात? 2 बातें। पहली बात तो ये कि ये हमेशा 2 + 2 4 नहीं होता। अक्सर रिश्तों में एक मसला पैदा हो रहा है, जैसे मैंने बताया, किसी में कोई और पैदा हो रहा है। और जो आपने कहा कि कपल बहुत अच्छा है, इस कपल से मुझे एक बात याद आ गई। अगर आप इसे ये ना समझें कि मैं आपको लतीफ़ा सुनाने के लिए आया हूँ, तो मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। वो लतीफ़ा नहीं है, हकीकत है। लेकिन अच्छा, लेकिन लतीफ़े जैसी हकीकत है, मतलब लगता है ऐसे लोगों को। एक आदमी दुआ मांग रहा था, अल्लाह की तारीफ़ कर रहा था कि या अल्लाह तू कितना अजीम आदमी, अजीम शख्सियत है कि तूने औरत को पैदा किया। इसकी नागन जैसी जुल्फ़ें, सुराहीदार गर्दन,
इसकी रंगत, इसकी नरमी, मैं उसकी तारीफ की उसने बहुत ज्यादा। मैं कहता है अल्लाह ने जुबान क्यों देती है? ये सारा कुछ तो दिया, ये जुबान दे। गहरी बात करके नहीं, मैंने तो वैसे एक बंदे की बात, मेरी बात नहीं है ये, किसी आदमी ने। आपने मजाक किया कि हकीकत बता दी है। वैसे डॉक्टर आप सीरियसली लिया करें चलेगी क्या? जी मेरे ख्याल में दौड़ेगी। ये तो किसी, ये तो खुशकिस्मतों को मिलती है, ये तो 1 in a million, ये 1 in a million होता है। बड़ी आपको ये टॉपिक आपके लिए क्यों ढूंढ के आपको मधु हम अब पता लग रहा है, जस्ट इसलिए करते हैं कि आप रहनुमाई करेंगे, आप तो खवातीन के खिलाफ हो जाते हैं। खवातीन ने किसी दिन आपको पीछे पड़े हुए होना है। तारीफों में भी उन्होंने जो शुरू किया ना, नागिन जैसी जुल्फों से शुरू किया मिसाल में, तो ये अच्छा, मैंने जुल्फों की बात की थी, तबीयत की बात नहीं की थी कि नागिन जैसी तबीयत। मैंने जुल्फों की, आपने तशबीह नागिन। अच्छा, खातून के बारे में ना एक जो कहा जाता है जुनैद, कि वो बड़ी नर्म नाजुक होती है, वो अपने ससुराल वालों को, अपने घर वालों को छोड़ के एक ससुराल के अंदर आती है और इतने सारे लोगों के बीच में वो अपना घर बसाने की कोशिश करती है, लेकर चलने की कोशिश करती है। वहाँ पर जो औरत, मर्द की अदम तवज्जो है उसके ऊपर, वो उसको उस तरह से टाइम नहीं दे रहा, या उस तरह से अपना, अगर उसके दिल में मोहब्बत या एहतराम है भी बीवी के लिए, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। वो कितनी बड़ी वजह बनता है कि बीवी भी दूर हो जाती है, वो भी एक टाइम पे आता है, वो कहती है बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि असल में तो वो घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बेगम मेरी जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप की, मेरे बहन भाई की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। तो मैं उसे कुछ खास कमिटमेंट्स करके लेके आया हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका एहतराम यकीनी बनाऊं, घर में उसका मकाम यकीनी बनाऊं, उसकी से जो है वो सही चीज़ों के बारे में वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और अगर शौहर ये नहीं कर पाता तो फिर वो सही वाला मजबूत, या जिसे मर्द शौहर कहते हैं, वो नहीं है, उसमें कोई कमियाँ हैं, और वो कमियाँ डेफिनेटली तरबियत की। डॉक्टर साहब, कम्युनिकेशन गैप का होना कितनी बड़ी वजह है? क्योंकि ख़वातीन जब काम पे जाते हैं, मर्द हजरात, तो अमूमी तौर पर उनकी फर्स्ट जो काउंसलिंग होती है वो उनकी मदर के साथ या खाला के साथ या किसी भी ऐसी करीबी दोस्त के साथ होती है, जिसको वो अपना जो भी उसके साथ गुजर रही है या उसकी जिम्मेदारियां हैं कैथारसिस कर सके। इसी तरह मर्द भी सारा दिन जो चैलेंजेस फेस करता है, उसे भी कोई ऐसी शख्सियत चाहिए जिसके साथ वो शेयर करे, मशवरा करे, फ्यूचर की प्लानिंग करे। तो आपस में मियाँ बीवी जब बात करना छोड़ दें, कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाए, तो रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं। ये कितनी बड़ी वजह? 100% है, लेकिन इसमें जो आपने पहला पार्ट किया वो असल में नेगेटिव पार्ट है। देखें, मेरी बेडरूम की, मेरे घर की बातें मेरी मिसेस के घर में क्यों डिस्कस हों? किसी और से जरूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए। अगर हैं भी तो मुझसे होनी चाहिए, और अगर मैं नहीं भी कर रहा, अगर मैं सपोज किसी वजह से मेरी पर्सनैलिटी ऐसी मैं नहीं कर रहा, तो फिर भी मेरे घर की बात किसी दूसरे के घर में नहीं करनी चाहिए। सूरह फलक और सूरह नास जिन लोगों के, जिन औरतों के बारे में होते हैं, वो पढ़ पढ़ के फूंकते हैं, गिरें लगाते हैं, कानाफूसी करते हैं या करती हैं, ये वही लोग हैं ना जो फिर घर में आग लगाने का काम करते हैं, तोड़ने की भी वजह बनते हैं। यही वजह बनती है। अगर आपकी या बहन आपके मुंह से कोई आपके शौहर के लिए उल्टी बात सुन रहे हैं, कोई गलत बात सुन रहे हैं, कोई तासुर उनके ज़हन में जा रहा है, तो आप उसी तरह से गाइड करेंगे। उस वक्त आप गुस्से में, आप वो उसकी मर्द की वो वन साइडेड है ना, आपने वन साइडेड व्यू पेश किया और वन साइडेड ओपिनियन ले ली। तो जब आप इतने बड़े, अगर आप इतने बड़े नहीं हुए कि अपनी जिंदगी जी सकें, तो आपकी शादी क्यों की गई है? अगर आपकी शादी कर दी गई है तो इसका मतलब है कि आप इतने बड़े हो गए कि आप अपने मामलात, अपने निजी मामलात को हैंडल कर सकते हैं 99%, तो उन्हें हैंडल करने दिया जाए। एक और चीज़ भी कही, इंटीमेसी, एक रिलेशनशिप, एक मर्द और खातून का कितना ज़रूरी है। बहुत सारे झगड़ों को तो वही ख़त्म कर देता है। Exactly. क्योंकि आप, मैं, हम सब मैरिड हैं, और जो आने वाली हमारे बच्चे के अंदर हम देखते हैं कि शायद वो शऊर ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा कुछ वो समझदार हैं कि वो अपने झगड़ों को खुद ही सुलझा लेते हैं। अपने बेडरूम की लाइफ को दूसरों से डिस्कस करने के बजाय आपस में ही बेहतरी लाने के लिए डिस्कस भी करते हैं और उसको बेहतर भी कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब मेरा रिश्ता जिसके साथ है, मेरी उसके साथ बात होनी है, मैंने उसे समझाना है, उसने मुझे समझाना है, मैंने उसका ख्याल रखना है, उसने मेरा ख्याल रखना है। अब एक तीसरा आदमी आके अगर मुझे कहता है तो आई विल गेट इरिटेटेड। अच्छा, वो तीसरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मैरिटल अफेयर के अंदर या शादीशुदा जिंदगी के अंदर तीसरे की एंट्री है, चाहे वो मर्द है या औरत, दोनों सूरतों में होती है। जरा उस किरदार के ऊपर रोशनी डालिए कि वो क्या माइंडसेट लेकर आता है, और उसको भी होना चाहिए कि भाई जो भी रिलेशन तुम बनाना चाह रहे हो, या ना तो वो दुरुस्त है, ना उसके कोई अच्छे नताइज निकलेंगे, जरा उनकी भी रहनुमाई कीजिए ना। उनमें से कुछ तो नफ्सियाती मरीज होते हैं या होती हैं, दोनों सूरतों में, कि वो जस्ट वो समझते हैं कि मुझे एक गुड टाइम चाहिए, मुझे अच्छी शॉपिंग चाहिए, मुझे अच्छी जगह पर खाना खाना चाहिए, और तराजू के एक पलड़े में वो ये चीज़ें, दूसरे पलड़े में इज्जत, इस्मत, हुर्मत, माँ बाप का वकार, अपने ख़ानदान की अक़दार दूसरे पलड़े में डालती हैं, और एक खाना जो है उस सारे के सारे पलड़े पर उनके लिए भारी हो जाता है। तो वो मेरा ख्याल है एक तो नफ्सियाती मरीज़ है, एक तो ये है। दूसरा, कुछ पिसे हुए लोग भी होते हैं, जिस तरह आपने कहा कि मियाँ बीवी तवज्जो नहीं दे रहे दूसरे को, हो सकता है मियाँ नहीं दे रहा, हो सकता है बीवी नहीं दे रही, और वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, उसे हमदर्दी चाहिए हर वक्त। कुछ लोगों को इस चीज़ की आदत होती है कि वो सिंपैथी सीकर्स हैं, उन्हें चीज़ क्रिएट करनी है ताकि लोग अच्छा अच्छा ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, हाय हाय तुम्हारी बीवी ऐसा करती है तुम्हारे साथ, अच्छा अच्छा तुम्हारा शौहर तुम्हें ये नहीं करता, उफ उफ, अच्छा अच्छा तौबा तौबा। वो कैरेक्टर उनको मिल जाए। तुम कैसे गुजारा कर रही हो उनके साथ, ये तुम्हारा ही हौसला है कि तुमने गुजारा किया हुआ है। अब वो सिंपैथी के चक्कर में जो है ना,
हम झूठ सुनना बहुत पसंद करते हैं। जुनैद को इस बारे में तफसील से पता है, आप तो मासूम हैं, ये जुनैद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे कंधे पे रख के चला फोन पे, अब ये फोन है, वो डॉक्टर साहब मेरे कंधे पे रख के चला रहे हैं बेसिकली। ऐसे लोग फोन पर बात कर रहे हैं, ये मैं जुनैद के हवाले से बता रहा हूँ, आपका नहीं है। बिल्कुल, अब बात कर रहे हैं तो साथ दूसरी जानिब से खातून की आवाज़, हाय हाय क्या हुआ, अच्छा पहले दवाई लो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, साथ बिरयानी खा रही है, साथ साथ वो बिरयानी खा रही है। पूछ लें, ये मैंने डॉक्टर साहब को बताया था। डॉक्टर साहब आपको मैंने कहा भी था कि इनको नहीं बताना। आपने तो अच्छा, वो जो तीसरा है वो झूठी केयर, मैं बता रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो झूठी केयर, झूठी सिंपैथी शो कर रहा है। से लोग अपना घर बर्बाद कर बैठते हैं। अच्छा, वो झूठा है। मजे की बात है, बोलने वाली या बोलने वाले को भी पता है, सुनने वाले को भी पता है कि ये सारा कुछ झूठ है, मगर उन झूठे अल्फाज में इतनी कशिश होती है कि वो सच्ची मोहब्बत को, अपनी लाइफ पार्टनर को, जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, उसके बच्चों की माँ है या बच्चों का बाप है, उन सबको इग्नोर कर देता है चंद झूठे अल्फाज की खातिर। तो इस ट्रैप से बचा कैसे जाए? जिंदगी के ऊपर आपके मोहित हो जाता जो आपके रिलेशन को भी खराब कर रही है, आपके फ्यूचर को भी तबाह करने वाली है, इस दलदल से बचा कैसे जाए और पता कैसे लगे कि बंदा सिर्फ ट्रैप में आपको घेर रहा है? देखिए 90% तो ये ट्रैप में ही घेरा जा रहा होता है, 90% ऐसा ही है। अब उसके लिए क्या किया जाए? एक तो जैसा कि मैंने कहा कि ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए मियाँ बीवी के दरमियान हर बारे में, हत्ता कि अगर कोई आपके ज़िंदगी में आ भी गया है उसे फ़ौरन डिस्कस करें ताकि उसे एलिमिनेट किया जा सके। दिस इज़ नंबर 1। एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करें। हम अपना वक्त मोबाइल फ़ोन के साथ स्पेंड करते हैं, हम अपना वक्त टीवी के साथ स्पेंड करते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करता हूँ, बेगम अपनी बहनों के साथ स्पेंड करती है। भाई हम इकट्ठे हैं, हमें आपस में टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब आप आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, पिकनिक करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो फिर आपके लिए लोगों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। और इस तीसरे को गुड बाय कहिए, आपस के रिलेशन को मजबूत कीजिए, और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपका जो सबसे अच्छा काउंसलर है वो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ शेयर करें, उसके साथ झगड़ा कीजिए, लड़ाई कीजिए, लेकिन कैथारसिस भी करना है तो अपने पार्टनर के साथ कीजिए। कोई बात करनी है, कुछ शेयर करना है तो अपने पार्टनर के साथ कीजिए, वो आपको अच्छी सलाह भी दे सकता है और फिर आपका इससे रिलेशनशिप मजीद मजबूत से मजबूत होता चला जाएगा और आपके तीसरे की आने की गुंजाइश नहीं रहेगी सिवाय आपके बच्चे के। वो आपका बच्चा, तीसरा आपका बच्चा होना चाहिए, कोई और नहीं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं। गुरु रंधावा की एक संग मील अबूर किया उन्होंने। ग्लोबल म्यूजिक सेंसेशनल पर्सनालिटी हैं गुरु रंधावा, तारीख साज संग मील उन्होंने ये अबूर किया कि जी उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद हो चुकी है जनाब 14 बिलियन व्यूज के साथ सबसे ज्यादा। और गाने किसने नहीं सुने होंगे, लगदी लाहौर दिए तेनू सूट सूट करदा, मतलब इतने खूबसूरत गाने थे। एक तो उनके इन गानों पर नजर डालते हैं, उनके करियर के ऊपर नजर डालते हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ज़बरदस्त गाने हैं और क्यों ना उनके 14 बिलियन व्यूज़, अभी तो ये सिलसिला चल रहा है और ये ज़बरदस्त गाने, और ये पहले भारतीय सिंगर हैं जिनका ये जिन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए ऑनिक पाकिस्तान की, जो कि पहला फिल्मी जो फुली डिजिटल मोबाइल कनेक्शन है और जो देता है अनलिमिटेड डाटा, नो हिडन चार्जेस और मार्केट के बेस्ट प्लान्स के साथ जनाब। बिल्कुल जी, और ऑनिक आपको ट्रेडिशनल नेटवर्क्स की कैद से रिहाई पाने को कहता है कि अपनी कैंपेन के अंदर के से हाई टू इंडिपेंडेंस। तो ऑनिक के साथ आपको मिलते हैं बेस्ट मोबाइल प्लान्स जो कि अनलिमिटेड डाटा कॉल्स हैं, टेक्स्ट ऑफर है और फिर इसके साथ ही आपको एडवांस अगर आप पे करते हैं तो हर प्लान में आपको 50% डिस्काउंट मिलता है जी। बहुत बड़ी ऑफर है, इसको मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और आपकी ऑनिक सिम आपके घर पर डिलीवर होती है, उम्मीद तौर पे आपको जाना पड़ता है मार्केट में या किसी मोबाइल सेंटर पे, तो ये मसला भी हल हो चुका है। और आपकी जो बायोमेट्रिक है वो भी आपके घर पर होती है, तो किसी ब्रांच या किराना स्टोर जाने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये फीचर्स खास तौर पर औरतों के लिए सिम ऑर्डर करना बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल जी, और ऑनिक के प्लान्स के साथ आपको फ्री सब्सक्रिप्शंस भी मिलती हैं। वो 5 प्रो है, टैपमेड है और फिर वाउच 365 है, इसके साथ क्रीम डिस्काउंट भी शामिल है। तो जनाब ऑनिक के साथ अपने पुराने नेटवर्क्स की लिमिटेशंस को बाय बाय कहिए और से हाई टू इंडिपेंडेंस। जी हाँ, तो एक ज़बरदस्त ऑफर है, उम्मीद करते हैं इसको यूटिलाइज किया जाएगा, इसका फायदा। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, आपसे मजा आएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब, और एक आपको मुनफरिद नाई से मिलवाते हैं। नाई ने मुताले के शौकीन गाहकों के लिए बना दी है लाइब्रेरी। वो चाहता है कि तमाम लोग जो उसके पास आएँ वो सैलून पे बैठकर किताबें पढ़ें और वो अपना काम तवज्जो से कर सके। तो नाई ने अपनी दुकान में आने वाले गाहकों के लिए ये मुनफरिद लाइब्रेरी जो है वो बना दी। आप देख रहे हैं पीछे बैठे हुए, लेकिन वो पढ़ने वालों को पढ़ना भी आना चाहिए ना, और किताब पढ़ते पढ़ते उनका तिया पांचा हो जाए, बालों को मतलब आपको नाई वैसे ही सफाया कर दे। लेकिन बार अच्छी काबिश है, खुशाइंद है, काम में टोकते होंगे, बार बार तंग करते होंगे, तौर पे ना पॉलिटिकल टॉक्स हो रही होती हैं, मैच लगे हुए होते हैं या वक्त ज़ाया किया जा रहा था, तो अच्छा इस्तेमाल है।
एक अच्छी पॉजिटिव सोच है, तामीरी सोच है। लेकिन सिर्फ ये भारत में नहीं हो रहा जनाब, हमारे पास भी ऐसी डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिफ्सा खान, जिन्होंने आगाज़ किया एक कंटेनर के ज़रिए जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाए, फिर उस सिलसिले को बढ़ाते बढ़ाते अब वो बाकायदा स्कूल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। KPK के अंदर भी ये आइडिया हमने जो नहीं देखा था अभी तक कि कंटेनर्स को सिर्फ रास्ते ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट्स के लिए भी, खाने इस्तेमाल के के पर्पस के लिए होता है, लेकिन ये तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। हम जान लेते हैं डॉक्टर हिफ्सा खान से। वेलकम टू शो कहेंगे आपको डॉक्टर हिफ्सा। डॉक्टर हिफ्सा, यकीनी तौर पर ये एक बड़ा यूनिक आइडिया है कि जिसके पास बिल्डिंग मौजूद नहीं है वो कंटेनर के अंदर भी बच्चों को तालीम से आरास्ता कर सकता है। और फिर आपने उन बच्चों को टारगेट किया है जिनके पास कोई वसाइल मौजूद ही नहीं है, जो कि सड़कों पर वैसे ही मांगते फिर रहे हैं या वैसे ही इधर उधर फिर रहे हैं बच्चे जो स्कूलों के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें बताइएगा किस तरह से आपने इसका प्लान या आइडिया कहाँ से आया और फिर किस तरह से तरतीब दी आपने? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि कंटेनर का एक पॉजिटिव यूज़ भी किया जा सकता है। तो चूँकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं कोई बिल्डिंग बनाती इन बच्चों को तालीम देने के लिए या इनके लिए कुछ करती, तो ये कंटेनर वाला मॉडल ऐसा था कि जिसको आप इजीली रेप्लिकेट भी कर सकते हो कहीं पर भी, आपको इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। और जहाँ जहाँ स्लम्स हों आप बिल्कुल वहाँ उनकी विसिनिटी में कंटेनर बेस्ड स्कूल बना सकते हैं। स्टार्ट यहाँ से हुआ कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले जब मैं खुद स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी में, आई डिसाइडेड कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। अब वो क्या करना चाहिए मुझे कुछ पता नहीं था, ना कोई डायरेक्शन थी। देन मैं एक दिन यूनिवर्सिटी में बैठे बैठे दोस्तों को लेकर चली गई सब्ज़ार के इलाके में, लाहौर में, जहाँ और ये सब्ज़ार के इलाके में ही है? जी बिल्कुल, उसी इलाके में। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर बिल्कुल गर्मियाँ थी, 47 डिग्री सेल्सियस था, बिल्कुल वहाँ पर ना झोंपड़ियाँ उनकी गिरी हुई थी और गर्मी से बच्चों के बुरे हाल थे, कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो मैं उन बच्चों के पास गई और कुछ एक बच्ची थी, उसका घर गिरा हुआ था, कुछ दिन पहले बारिशें हुई थी। तो मैंने उससे कहा कि आपका घर गिर गया है, अब आप क्या करोगी? तो शी स्माइल्ड एंड शी सेड कि हम दोबारा से बना लेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक किया ये कि इनके पास कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन वो खुश हैं, उनकी ज़ुबान पर कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की कि अगर मैं 10-15 दिन इन बच्चों को थोड़ी अवेयरनेस दूँ सफाई से रिलेटेड और हाइजीन से रिलेटेड, तो उन्हें कोई मसला तो नहीं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। रमज़ान था और उसी दिन मैं चली गई उर्दू बाज़ार, वहाँ जाकर मैंने पेरेंट्स की तरफ से बड़ा रेजिस्टेंस होता है क्योंकि वो लोग तो उन्हें मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को उन्होंने बेगर्स बनाया हुआ होता है, वही उनकी कमाई का जरिया होते हैं और वही अगर सफाई सुथराई में लग जाए या कुछ पढ़ाई में लग जाए तो उन्हें तो बड़े मसाइल होते हैं, ज़राया आमदन बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी भी यही सोच थी और मेरे साथ जो उस वक्त वॉलंटियर्स थे हम सब इसी सोच से वहाँ पर गए थे। तो हमने सोचा कि हम सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए इनको कुछ अवेयरनेस देने की कोशिश कर लेते हैं। तो मैंने उस वक्त मैंने 11,000 रुपये उधार पकड़े और एक कपड़े का कैंप चलवा लिया और कैंप मैंने ईद के फ़ौरन बाद जाकर वहाँ लगा दिया। अब जब मैंने कैंप लगाया तो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं मिस हिफ्सा हमारे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे दें। अब वो स्कूल नहीं था, एक कैंप था। तो आई वॉज शॉक्ड कि शायद नया है, वो खुशी खुशी से आ रहे हैं कि स्टेशनरी पैक्स मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, इस वजह से आ रहे हैं। अब 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, बच्चे कम होने की बजाय ज़्यादा होते गए। अच्छा। क्योंकि बच्चों को प्यार मिल रहा था। अब उसकी रीज़न क्या थी? पहली बार उनके साथ कोई प्यार से बात कर रहा था। स्टेशनरी, बुक्स वगैरह ये सारा कुछ भी आप प्रोवाइड कर रही थी उन्हें? बिल्कुल, हमने खुद इसको किया। अच्छा, आपने कहा कि आप अपने क्लास फेलोज को लेकर, तो आप स्टूडेंट्स सब मिलके कर रहे थे ये? बिल्कुल, हम स्टूडेंट्स ने ये इनिशिएटिव लिया था, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने। और जब हमारा वो कैंप हमने चलाया, हमारी भी गर्मियों की छुट्टियां थी, वो ख़त्म हो गई, हमें अब वापस अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी थी। अब ये एक चैलेंज था। अब वो 2-3 महीने में उन बच्चों के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई कि वो दिल नहीं कर रहा था कि हम इनको अब रास्ते में छोड़ दें। देन आई डिसाइडेड कि इन बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया जाए। तो मैं उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में लेकर गई एडमिशन के लिए, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी क्लासेस में ओवर कैपेसिटी थी, वहाँ पर ये एडजस्ट नहीं हो सके। देन आई डिसाइडेड कि मैं इनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दूँगी। प्राइवेट स्कूल की फ़ीसें ज़्यादा थी, हम वो भी अफोर्ड करने के लिए राज़ी हो गए। बच्चों ने टेस्ट क्लियर कर लिया स्कूल का, सब कुछ हो गया। एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहाँ पर कुछ और पेरेंट्स भी आए हुए थे एडमिशन के लिए। तो उन्होंने जब देखा कि झुग्गी वाले बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ेंगे, उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि अगर झुग्गी वाला बच्चा पढ़ेगा, ये बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और बच्चे भी घर जाके कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ इस तरह के बच्चे बैठे हैं, तो हमें नहीं जाना के अंदर। तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि वो बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें आगे खुद ही कुछ करना होगा। हमने कैंप ख़त्म करके एक हट बना लिया बांस वगैरह इस्तेमाल करके, और 4 साल उस हट में पढ़ाते रहे। कारी साहब रख लिए, एक टीचर रख लिए। 4 साल तक आप लोग हट में पढ़ाते रहे? हट में पढ़ाते रहे। तब तक कितने स्टूडेंट्स हो चुके थे? बिल्कुल, हमारे पास 60 के करीब स्टूडेंट्स हो चुके थे, और रेगुलर स्टूडेंट्स। और ये वो बच्चे थे जो काम भी कर रहे थे और पढ़ने के लिए भी आते थे। ज़बरदस्त। अच्छा, वो जो स्टूडेंट्स जिस वक्त आपने शुरू किया था, बता रहे हैं 7 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, आज वो किन क्लासेस में हैं, आज वो कहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं?
कोई सक्सेस स्टोरी भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारे पास जो इस वक्त मैक्सिमम क्लास है वो 7th क्लास है और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज से 7-8 साल पहले ज्वाइन किया था और अब उन बच्चों को देखकर आप कह नहीं सकते कि वही भीख मांगने वाले बच्चे हैं। मुझे याद है जब मैं सिग्नल से गुजरा करती थी वहाँ सब्ज़बाज़ार के इलाके में, तो बच्चे ना सिग्नल पर भीख मांग रहे होते थे, तो मुझे देखते थे कि टीचर ने हमें देख लिया है और वो मुझे देख के भाग जाते थे या मुझे उन्हें पकड़ के वापस स्कूल आना पड़ता था। अब बेगिंग उनके अंदर से ख़त्म हो गई है, अब वो मांगना नहीं चाहते। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो माँ बाप का एक जरिया माश थे, वही कमा कर देते थे और माँ बाप खाते थे बैठकर। और हम देखते हैं कि हमारे जो बेगर्स हैं यही कुछ करते हैं, उन्होंने बच्चे पैदा ही इसलिए किए हैं। तो अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं? अब वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके तालीम हासिल कर रहे हैं, वो मांगते नहीं है। नहीं, वो मांगते नहीं है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ काम के लिए कभी कभार जाते हैं। लाइक बच्चियां हैं वो अपनी माँ का हाथ बटा देती हैं, वो घरों की सफाइयाँ करती हैं। इसी तरह से अगर फादर हैं वो मजदूरी के लिए जा रहे हैं, मेहनत मजदूरी से कमा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने डॉक्टर हफ्सा। अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या थे? एक तो आप बता रही हैं कि जिस वक्त आप गई थी फर्स्ट टाइम वहाँ विजिट करने तो बहुत गर्मी थी, तो कंटेनर के अंदर भी बजाते खुद बहुत गर्मी होती है, तो जून जुलाई में या पीक वेदर के अंदर आप किस तरह से मैनेज करती हैं और क्या क्या मुश्किलात हुई उस कंटेनर को रखने के लिए? इंतज़ामिया का ताउन कैसा रहा, उनकी तरफ से क्या क्या रुकावटें होती रहीं, वो सारे हर्डल्स भी बताइएगा। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल था इसको लेकर चलना, इवन के कंटेनर बनाना ही बहुत मुश्किल था क्योंकि हम इस कंडीशन में नहीं थे कि हम अपनी लैंड बाय करें। तो जब हमने एलडीए की लैंड पर वो कंटेनर बनाया, तो जब आप एलडीए की लैंड पर कंटेनर बना लिया तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने हमारे पास आना शुरू कर दिया कि आप तो मतलब होता है ना लोगों का कि आप नहीं, लोगों का एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ वाला काम है तो वो पैसा बना रहे हैं, तो हमसे आकर पैसा मांगना शुरू कर दिया लोगों ने और हमें तंग करना शुरू कर दिया। अक्सर आते थे वो तोड़ फोड़ भी की स्कूल में किराया दें या फिर हमें पैसे हमें जगह चेंज कर लें तो हफ्ता बिल्कुल आप हमें बस दें और फिर से बैठे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हमने बहुत कोशिश की कि हमें गवर्नमेंट से लैंड मिल जाए ताकि हमारे पास एक ज़मीन हो, वहाँ पर हम प्रॉपर इसको कर सकें, लेकिन नहीं हुआ। अब जैसे अभी करंटली हमारे पास 170 के करीब स्टूडेंट्स हैं और 170 स्टूडेंट्स को उस छोटे से कंटेनर में मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन हम 2-3 साल उसी में चलाते रहे उन बच्चों को। लाइक 50 डिग्री सेल्सियस तक भी लाहौर का टेम्परेचर जाता रहा। फैन के साथ ही फिर मैनेज करते रहे आप? हम वहीं पर सफोकेशन भी होती थी, सब कुछ होता था। और इसमें मैं क्रेडिट दूंगी हमारे स्कूल के स्टाफ को, टीचर्स को, जो कि वहाँ पर पढ़ाती रही हूँ। टीचर्स जो आपने बात कि ये भी आपके साथ के स्टूडेंट्स थे या फिर कोई अदर टीचर आपने हायर किए थे जिनको आप पे भी करती होंगी, जाहिर है वो कहाँ से बजट आता है? बिल्कुल, जब स्टार्ट में हमने किया था तो हम खुद वॉलंटियरली पढ़ाया करते थे, लेकिन अब चूंकि हमारा एक प्रॉपर स्कूल स्ट्रक्चर बन चुका है, एक बिल्डिंग हमने रेंट आउट कर लिया है, हाफ स्टूडेंट्स कंटेनर में है, हाफ उस रेंट वाली बिल्डिंग में हमने मूव कर दिया है, तो हमारे पास प्रॉपर स्टाफ है जो कि उसी इलाके की बच्चियाँ हैं जो कि आती हैं और उनको हम पे करते हैं बाकायदा इसमें प्रॉपर। इसमें हमारे साथ हेल्प करते हैं कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। देन लोकल्स भी, लाइक कोई यूनिफॉर्म डोनेट कर देता है बच्चों के लिए, बच्चों को डेली खाना स्कूल में दिया जाता है, ब्रेकफास्ट अगर आपसे रब्ता करना हो, आप कह रहे हैं कि वॉलंटियर्स भी हैं, तो उसका क्या तरीकाकार हो सकता है? अगर आपको कोई सपोर्ट करना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, और अगर कोई स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो वो भी बताइएगा, प्लेटफॉर्म किस तरह से? बिल्कुल, अगर कोई भी हमसे रब्ता करना चाहता है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। skzfoundation.pk हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा सोशल मीडिया पेजेस पर आप हमसे, हमारे नंबर्स वहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, नाम कोई वेबसाइट का क्या? बिल्कुल, SKZ फाउंडेशन। हाँ जी, SKZ फाउंडेशन, साया खुदाई जलाल इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने नाम दिया और SKZ मॉडल स्कूल्स की ये चेन अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में भी 5 स्कूल्स हमारे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और आप इसी तरह से, ये बहुत ही अहसन कदम है, इसी तरह से आप पाकिस्तान की तरक्की में और बच्चों की पढ़ाई के लिए जो इकदाम आप उठा रही हैं, इसमें अल्लाह ताला आपको सफल रखे और इसी तरह से आइएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। डॉक्टर हफ्सा खान हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफ्सा। और ज़बरदस्त काम हो रहा है जनाब, बच्चों को तालीम देना, तालीम के जेवर से आरास्ता करना। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफ़र यूँ ही जारी रहेगा और गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी, आपका हाथ बटाएगी इस कार्य खैर के अंदर, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट के करने का, अगर कोई खुद ही इंडिविजुअली कर रहा है तो गवर्नमेंट को उसे सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें कम से कम एक जगह दें, जगह मुख्तस की जाए ताकि वहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा सके। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फेवरेट डकी भाई की बात बिल्कुल मेरे फेवरेट तो बिल्कुल नहीं है, और जिस तरह के वो मुंह बना बना के मिमीगिरी करते हैं, देखें आपकी बददुआएं उनको लग गई हैं और उनके सब्सक्राइबर अब बढ़ने की वजह जनाब कम होना शुरू हो चुके हैं और पिछले कुछ 70,000 से ज़्यादा 70,000 सब्सक्राइबर उन्होंने खो दिए हैं। तो आपका जो मकसद था वो पूरा होने जा रहा है। मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ बच्चों का तक अच्छा कंटेंट पहुंचाना, राह रास्त पे लाना था, लेकिन वो तो मुश्किल है। नहीं, राह रास्त पर आ सकते हैं अभी भी, अच्छा कंटेंट अच्छा, आपको लगता है? अभी भी लगता है? बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि सुधरने का मौका अल्लाह ताला हर एक को देता है और इनको भी अगर अल्लाह ताला सुधरने का मौका दे तो ये जल्द सुधर जाएंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सैयद उर रहमान उर्फ डकी
डकी भाई जिन्होंने पिछले 3 दिन के अच्छा, अंदर डकी भाई 70,000 से ज्यादा, क्या मतलब रिजेम्बलेंस है डक इनकी डक से तो बिल्कुल शक्ल नहीं मिलती। डक बड़ी खूबसूरत लगती है, बुरा मान जाएगी अगर आप, डक बुरा मान जाएगी। खैर जो दूसरी तरफ है यूट्यूबर शाम इदरीस, 3000 सब्सक्राइबर उन्होंने खोए हैं। दोनों यूट्यूबर्स की सब्सक्राइबर्स कम होने की वजह उनकी बाहमी लड़ाई बताई जा रही है। और शाम इदरीस के मारूफ यूट्यूबर जो हैं डकी भाई पर संगीन इंतजाम लगाए, दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इसका जो नुकसान है दोनों को ही हो रहा है। दोनों के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि जी आपने लड़ना है लड़े, भाड़ में जाएं, हम आपको अनसब्सक्राइब नहीं देखना चाहते। तो ये जो अच्छा, एक तो इनकी लड़ाई की वजह से, दूसरा मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस भी आ रही है कि ये जो बेच रहे हैं, जो अपनी कमाई का जरिया इन्होंने बनाया हुआ है, बेच रहे हैं, बिल्कुल वो देखने लायक नहीं है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। और फैमिली व्लॉगिंग करना मेरे ख्याल में कोई बहादुरी नहीं है। आपको भी चाहिए कि कोई अच्छा कंटेंट बनाए, राह रास्त पे आ जाए, वरना इस सिलसिला अभी तो और ये जो फैमिली व्लॉगिंग है, इस नासूर को हमें अपने मुल्क से खत्म करना होगा। इस और खासतौर पे अपने बच्चों को इससे दूर रखें। अगर कोई बच्चा टैब पे, मोबाइल पे या टीवी पे ये देख रहा है तो उसको डिस्करेज करें, उसके ऊपर रोक लगाएं ताकि वो बच्चा इस चीज से बच सके। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। मुलाकात होगी कल। मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।